हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से, थोड़ा लेट हुआ है इसके लिए सॉरी। और क्लास अपना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपको मॉडरेट इजी, आपको कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए अब क्वेश्चन लगाइए, फालतू बात नहीं। चलिए क्वेश्चन लगाइए, आपके सामने क्वेश्चन है। ये साइंस के आज हम चौथा पार्ट देख रहे हैं और टॉप 100 का क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, यौगिक के समानुपातिक नियम आपको पालन करता है, यानी एक अनुपात का नियम पालन करता है। अनुपात का नियम सर जी, इसका मतलब क्या होता है? अनुपात के नियम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई अनुपात में उसके परमाणु मिलकर बनाएगा। एक से या एक से अधिक तत्व या परमाणु जो मिलकर बनाते हैं, ये कोई ना कोई अनुपात में मिलकर बनाते हैं। जैसे हम बोले ये H2O, पानी H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना अनुपात है? हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 आपको अनुपात है। तो ये 2 अनुपात 1 में कभी भी जब आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, चीनी भी एक यौगिक है, साधारण लवण यानी कि NaCl भी यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यौगिक है। तत्व आपको ये है हीरा। हीरा क्या है? एक आपको तत्व है और सबसे कठोर पदार्थ के अंतर्गत भी आता है, यानी सबसे कठोर तत्व भी होगा। और कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप में सबसे कठोर देखा जाए हीरा होता है और सबसे मुलायम में, मतलब मुलायम में अगर देखा जाए तो आपको होता है ग्रेफाइट। कार्बन का एक और उपरूप होता है जिसे कहा जाता है C58 कहा जाता है, या C60 भी कहीं कहीं देता है, C60 भी होता है। इसे फ्लोरीन या बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। फुटबॉल के आकार का होता है। इसका साथ साथ एक ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का आपको दिखेगा अप्रूप होता है। ये सभी के सभी तत्व हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। और हीरा में जो चमक होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण इसमें चमक भी होता है, इसे भी याद रखिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये कहां पर? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम के फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O बनेगा। क्या बनेगा? हाफ H2O। ये देखिएगा, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यहां पर आप देख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो काम होता है वो आपको हड्डी उड्डी टूटता है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका डी हो जाएगा। डी। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। रेडियो एक्टिविक पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित किया जाए? रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो क्या नहीं उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 82 से ऊपर हो, यानी 82 किसका होता है? सीसा का होता है। और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं लास्ट में सीसा में विघटित हो जाते हैं। और वो आपको बताना है कि बताना है यहां पर क्या है। क्वेश्चन लगा लीजिए। ये रोहित कुमार ठाकुर है, इसको ब्लॉक मारो तो। देखो रोहित कुमार ठाकुर है, एक है ये जितना भी लंबा लंबा कमेंट करा है सबको ब्लॉक मारो। रोहित कुमार ठाकुर को सबसे पहले ब्लॉक मारो और उसको ब्लॉक मारो तो खोज कर। चलो यहां पर देखने, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो कि आपको परमाणु संख्या 82 से ऊपर होते हैं। कितने होते हैं? परमाणु संख्या 82 से ऊपर होते हैं। और यहां से क्या निकलता है? अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि इनका नाभिक बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिक बड़ा हो जाता है। नाभिक बड़ा होने के कारण ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं, और स्टेबल नहीं होने के कारण यहां से अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। क्या निकलता है? गामा। देखिएगा अल्फा पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना? तो 2 आपको परमाणु संख्या की कमी होते हैं और द्रव्यमान संख्या की आप देखिएगा 4 होता है। यानी किसी परमाणु से अगर निकलता है ये, किसी आप देखिएगा तो किसी तत्व से निकलेगा तो क्या करेगा? यहां पर 2 की परमाणु संख्या कमी करेगा और 4 की क्या कमी करेगा? यहां पर द्रव्यमान संख्या। बीटा पर क्या होता है? एक ऋण आवेश होता है। जब भी ये निकलेगा बीटा आप देखिएगा परमाणु से तो 1 बढ़ा देगा परमाणु संख्या में। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा का देखिएगा आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है। इसका वेधन क्षमता भी देखिएगा, वेधन क्षमता भी क्या होता है? गामा का ज्यादा होता है। गामा की खोज पॉल विलर्ड ने किया है, अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड ने किया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए तो यहां से क्या नहीं निकलता? प्रोटॉन नहीं निकलता। प्रोटॉन जो होता है देखिएगा परमाणु के नाभिक के अंदर देखिएगा प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु की जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था ये डाल्टन ने दिया था। क्या दिया था? डाल्टन ने देखिएगा 1808 में देखिएगा परमाणु सिद्धांत देते हैं। इस साधन के अनुसार बताते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें अब विभाजित नहीं किया जा सकता और एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं एक एक समान होते हैं। फिर देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज
आप देखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। चलिए यहां पर प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि को मापता है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे गति का नियम, क्या पढ़े होंगे, गति का नियम पढ़ेंगे, आपको न्यूटन के गति के नियम, वहीं पर आपको एक चीज पढ़िएगा, न्यूटन के फर्स्ट गति के नियम। न्यूटन के फर्स्ट गति से नियम से क्या मतलब चलता है, जड़त्व के बारे में पता चलता है, जड़त्व के बारे में पता चलता है, और यहीं से क्या निकलता है, बल की परिभाषा निकलता है, यानी बल की परिभाषा क्या निकलता है, बल की परिभाषा भी निकलता है यहीं से, आप देखिएगा तो। और ये देखिएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ द्वारा। और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसका माप होता है, ये द्रव्यमान का, जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। जड़त्व के नियम किसे कहा जाता है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। गैलीलियो गैलीली के जड़त्व नियम को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहा जाता है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान का। अगर हम बोले कि एक ट्रेन है, एक साइकिल है, किसका जड़त्व अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी ट्रेन का जड़त्व अधिक होगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी होगा, सी द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक देखिएगा, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कहीं भी ले जाइए कोई भी चीज नहीं बदलेगा। भार जो होता है, भार क्या होता है, इसको वेट कहा जाता है। वेट बराबर क्या होता है, mg। द्रव्यमान को क्या होता है, गुरुत्व से गुणा कीजिएगा तो भार निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। और भार देखिएगा ये स्थिति के साथ बदलता है, यानी भार जो बदलता है स्थिति के साथ क्या करता है, बदलता है। इसे भी याद रखिएगा, भार जो है स्थिति के साथ बदलता है, यानी कि भार अगर देखा जाए, भार देखा जाए तो अब विषुवत रेखा पर कम होता है, विषुवत रेखा जो होता है उस पर कम होता है। लेकिन वहीं आप देखिएगा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की हम बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और आप देखिएगा केंद्र पर जीरो हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी से ऊपर जाइए नीचे जाइए, भार घटता बढ़ता है, यानी जी बढ़ेगा तो भार भी घटता बढ़ता है, ठीक। यानी इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको इसका आंसर सी हो जाएगा। हमने बोला कि पृथ्वी के ऊपर जाइए सतह से, या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए, जी का वैल्यू जो होता है वो हमेशा घटता है, ऊपर जाइए या नीचे जाइए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, 4 देख लेते हैं, 4 लगाइए। देखो इसको भी ब्लॉक मारो, जितना भी लंबा लंबा कर रहा है सबको ब्लॉक मारो, सबको ब्लॉक मारो। ये डिस्टर्ब करने के लिए आता है, चमचागिरी करता है, सब ब्लॉक मारो। इस सबको फ्री में चाहिए, इस सबको फ्री में चाहिए। जितना फ्री में बबुआ हम दे देते हैं ना, वो कहीं नहीं तुमको मिलेगा। वही जो चीज हम फ्री में देते हैं ना, वही सब रूमुआ में बैठा कर तुमसे 5,000 10,000 रुपया वसूल करता है। हम तुमको यूट्यूब पर अगर फ्री में दे देते हैं, टेलीग्राम पर फ्री में दे देते हैं, उसका तुम अहमियत नहीं समझते हो। और वही चीज हम प्राइवेट अगर कर दिए ना एप्लीकेशन वहां पर, तो वही चीज तुम खरीदने के लिए आओगे, पैसा दोगे, हजारों की संख्या, हजारों रुपया दोगे, मजबूरी में खरीदोगे। तो हम जितना अपना बढ़िया सा अपने तरीके से जो मटेरियल दे रहे हैं उससे पढ़ाई कर लो, उसी में तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा। अपना बुद्धि मत लगाओ, अपना बुद्धि लगाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, अपना बुद्धि लगाओगे तो फिर फेस करना पड़ेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक। तो अपना बुद्धि मत लगाओ। चलो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, कोई प्रतिजन नहीं होता, यानी प्रतिरक्षी माने एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं, एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी। इसमें एंटीजन नहीं होता है। तो ये कौन बताना है कि एंटीबॉडी होता है एंटीजन नहीं होता, ये कौन सा होगा, ये बताना है। ये होता है ओ प्रकार के, ओ नेगेटिव इसे कहा जाता है। ओ नेगेटिव प्रकार के जो ब्लड होता है, ये ब्लड का प्रकार है। किसका प्रकार है, ब्लड का प्रकार है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सौरदाता। स्वरदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्वरदाता कहा जाता है, यानी सबको ब्लड दे सकता है, इसे स्वरदाता भी कहा जाता है। और ये जो होता है ये आपको ओ नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी मौजूद होता है, एंटीजन नहीं होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इस बात को, यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और वही आप देखिएगा एक होता है एबी प्लस, एबी प्लस जो ब्लड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एंटीबॉडी ही नहीं पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन। और इसे क्या कहा जाता है, इसे स्वर्गाही कहा जाता है, किसी से ब्लड ले सकता है। स्वर्गाही किसे कहा जाता है, स्वर्गाही कहा जाता है आपको एबी प्लस को, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड ओ हो जाएगा, जिसे स्वरदाता कहा जाता है। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ये दबाव होता है, दबाव का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर। प्रेशर हमारे यहाँ कैसा होता है, ब्लड प्रेशर, यानी खून का दबाव जो होता है। ये क्या होता है, ये आपको देखिएगा 120/80 mmHg होता है, यानी mmHg होता है, मात्रक होता है, आपको पारा भरा रहता है इसमें। तो ये जो होता है आप देखिएगा, इससे किससे मापा जाता है, आपको जो बीपी मापा जाता है, ये किससे मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर, जो हाथवा में आपका लगाता है ना, और फिर आपको देखिएगा पंप जैसा होता है, दाबता है फिर छोड़ता है, तो आपको बीपी पता चल जाता है, वो पारा पर दिखाई देता है कि कितना ऊपर तक जा रहा है। उस तरीके से देखिएगा कि माफ करना 128 कहां से लिख दिया भाई, 120 होगा यहाँ पर,
128 लिख दिए थे, होगा 120, ठीक ना, बोल रहे हैं 120 है, ठीक। तो 120 बटा में 80, तो 120 क्या हुआ, सिस्टोलिक हुआ, और डायस्टोलिक कितना हुआ, 80 हो गया, ठीक। यानी आपको पूछ रहा है कितना डायस्टोलिक, डायस्टोलिक कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 120 आपको सिस्टोलिक हुआ, डायस्टोलिक आपको क्या हुआ, 80 हो गया, बहुत अच्छा। 180 नहीं 80, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपके दिल का जो धड़कन होता है ना, धक धक धड़, धड़कन, धड़कन जो होता है ये 72 बार धड़कता है, कितना, 72 बार। एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में कितना होता है, 7 सेकंड। 7 सेकंड में क्या करता है, ये 72 बार धड़कता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि 72 बार 7 सेकंड में धड़कता है, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, एक धड़कन में, यानी 72 बार 1 मिनट में आपको धड़कता है, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है, एक बार धड़कने में जो समय लगता है 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। यानी 72 बार तो आपको 1 मिनट में धड़क जाता है, 60 सेकंड में। तो आपसे क्वेश्चन उलट कर ऐसे पूछता है कि एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। इसे भी याद रखिएगा। ये सभी के सभी जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये चिंता मत करिए। अब जो होता है ये आला द्वारा देखा जाता है। आला जो होता है आपको ध्वनि के परिवर्तन, बहुपरिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आला माने वही जो स्टेथोस्कोप जिसे आप आम भाषा में बोलते हो, उसके द्वारा आपको देखा जाता है दिल का धड़कन, ठीक ना। इस तरीके से इसका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है, तो सिस्टोलिक हो जाता है 120 और डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकता। एक्स किरण की खोज सबसे पहले किसने किया है, रोएंटजन ने किया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपके एग्जाम में, श्योर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन कि एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकता है। तो एक्स किरण जो पार नहीं करता, अस्थि को नहीं कर सकता, बोन को, हड्डी, बोन। ठीक है सर जी, बोन को नहीं पार करता, तभी तो बोन के बीच में जो फ्रैक्चर होते हैं, आपका मान लो बोन है, बोन के बीच में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, वही जो एक्सरे आप कराते हो उसी में आपको वो पता चल जाता है, ठीक ना। तो ये अस्थि जो होता है उसको पार नहीं करता, बाकी लकड़ी, मांस, त्वचा, इस सबको जो कर सकता है एक्सरे पार कर सकता है। किसको नहीं पार करता, अस्थि को नहीं पार कर सकता है। इसलिए देखिएगा कि आपको जब एक्सरे कराने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि जितने आपके पास धातु होगा वो बाहर निकाल कर रख दो, बाहर निकल कर रख दो, नहीं तो वो चुंबकीय प्रभाव आपको बनाता है। चुंबकीय प्रभाव से क्या होता है, दुर्घटना घट सकता है। या हमें एमआरआई कराने जाएगो, एमआरआई यानी एमआरआई भी कराने जाओगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस आपको जो इमेजिंग है, इसमें भी आप देखिएगा मैग्नेटिक तरीका से, यानी कि आप देखिएगा कि मैग्नेटिक तरंग कौन सा तरंग हो गया बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त आपको हो गया एक, लेकिन मैग्नेटिक तरंग हुआ कौन सा ये आपको बता सकते हैं किसमें, इसमें एमआरआई में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इसमें कौन सा तरंग आपको इस्तेमाल किया जाता है आपको बता सकते हैं। और इसमें भी कहा जाता है कि जो भी आप लोहा या आपको धातु वाला चीज पहने हुए हैं उसको बाहर निकाल कर रख दीजिए, उसको बाहर निकाल कर रख दीजिए। ये भी कहा जाता है एमआरआई में भी, ठीक, पूरा शरीर का एमआरआई जो किया जाता है आपका, इसमें हो जाएगा। अस्थि को आपको पार नहीं करेगा। अस्थि माने क्या होता है, बोन, और बोन के अध्ययन, अस्थि के अध्ययन क्या किया जाता है, किसमें किया जाता है, अस्थि का अध्ययन किसमें किया जाता है आपको बता सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। किसमें, ऑस्टियोलॉजी में। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखिएगा, आपको मैंने बताया था एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंग होता है। क्या होता है, रेडियो तरंग, रेडियो वेव होता है। क्या होता है, रेडियो वेव, यानी रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। रेडियो वेव जो होता है भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ही भाग होता है। डिस्टर्ब करने का एगो दोगो कसम खा लेता है ना, ना पढ़ेंगे ना पढ़े देंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, ये एगो दोगो कसम खा लेता है, ठीक ना। का उस सबको कहा जाए, अब एगो दोगो श्राप मार देंगे इधर से भस्म हो जाएगा, क्या कहा जा सकता है। एगो दोगो मार देंगे श्राप, फिर एग्जाम वो सबको नहीं निकलेगा, तो ये श्राप सुनने के चक्कर में लगा रहता है। अब देखो, मेहनत से आदमी तैयार करता है, मेहनत से क्लास तैयार करता है, मेहनत से समय निकलता है। तुमको हम अपना संडे समय निकाल कर आपको दे रहे हैं, यानी संडे में हम आदमी घूमने जाता है, इधर उधर अपने फैमिली के साथ बिताता है, और तुमको संडे भी अपना अर्पित कर दे रहे हैं तुम्हारे एग्जाम के चलते, आवाज बजने के कारण भी हम तुमको पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मन करता है मार दे, कमंडल में लेकर पानी शराब दे दे, बन जाए छछूंदर, ठीक ना। अब यही सब करोगे तुम लोग, क्या करोगे। चलो, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने किया था। पोजिस्ट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। यानी पोजिस्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उतना ही चार्ज होता, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो वही आपको जस्ट एंटी हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक। इसकी खोज किसने किया है, एडरसन ने किया है।
एडरसन ने किया है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया है? नाभिक की खोज किया, जो परमाणु के नाभिक होते हैं ना, ये वाला नाभिक जिसका आकार कितना होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है, और परमाणु का आकार कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर परमाणु का आकार होता है। तो ये जो नाभिक की खोज किया गया था, ये वाला नाभिक जो है, इसकी खोज किसने किया था? आपका रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। एडरसन जो है आपको देखिएगा पोजिट्रॉन की खोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक जूल बराबर होता है, जूल, जूल किसका यूनिट होता है? आप लोग जानते हो, जूल या तो वर्क का यूनिट होगा या तो एनर्जी का यूनिट होगा, और वर्क एनर्जी बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, और बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो ये देखिएगा, ये न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या करते हैं? जूल, आपको इसका यूनिट क्या लिख लेते हैं? जूल लिख लेते हैं। तो एक जूल जो होता है ऐसा यूनिट हो गया, और एक जूल बराबर क्या होता है? सीजीएस यूनिट में 10 के पावर 7 अर्ग, अर्ग क्या हुआ? सीजीएस यूनिट हुआ। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। आगे चलते बहुआ, चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है? सौर मंडल में किस ग्रह का जो है, सौर मंडल में हमारे टोटल कितने ग्रह है? 8 है, 8 है, ये जानते हो। ये किसका चक्कर लगाते रहते हैं? सूर्य का, यानी सन का क्या करते हैं? आपको चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। अब पूछ रहा है कि सौरमंडल किस ग्रह का द्रव्यमान और पृथ्वी के जैसा ही है? आपको शुक्र का। कैसा है? शुक्र का। शुक्र जो होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी के जैसा दिखाई भी ये देता है। और पृथ्वी सांझ के तारा होता है, भोर के तारा होता है, सबसे चमकीला आपको कहा जाता है इसे। सांझ के तारा आपको भोर का तारा, या आपको किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। और इसे संदर्भ के देवता भी कहा जाता है, और यह जस्ट पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण। बुध जो होता है 88 दिन में सूरज का चक्कर लगाता है। बुध के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध जो है सूरज के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति का एक उपग्रह भी है जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड नाम है, और गैनीमीड भी देखिएगा आपको सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग की दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय यानी सूर्य डूबते समय, सूर्य निकलते समय आपको लाल रंग दिखाई देगा। कोई भी जब रंग आपको दिखाई देता है, यानी कहीं ना कहीं रंग दिखाई दे रहा है, यानी आपको सातों रंग में किसी एक खास रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, तभी उस रंग का वो चीज दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा कि ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या देता है? प्रकीर्णन के कारण। तो आप देखिएगा सूरज के प्रकीर्णन के कारण देखिएगा ये आपको, इनके जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन होता है, और उसके कारण ही आपको लाल दिखाई देता है। सूरज अस्त होते समय, सूरज डूबते समय आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना। या आप कहिएगा कि जो आकाश में यात्री जाते हैं, तो आकाश में जाते हैं तो ब्रह्मांड में उनको काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर धूल कण नहीं होता है, वहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए काला दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? श्यानता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? चलिए लगाइए सभी लोग। चलिए बताइए, श्यानता जो होता है ये क्या होता है? वेस्कोसिटी होता है। अब वेस्कोसिटी का एसआई इकाई क्या है? देखो सबसे पहले वेस्कोसिटी होता क्या है, सबसे पहले समझो। श्यानता क्या होता है? श्यानता क्या होता है बताओ? वेस्कोसिटी जो होता है, जैसे कि हम लोग जैसे घर्षण पढ़ते हो ना, ठोस में क्या पढ़ते हो? घर्षण पढ़ते हो। ये हमेशा क्या करता है? बल के अपोजिट लगता है, यानी बल इधर लगेगा, ये क्या लगेगा? इधर लगेगा। ठीक उसी तरीका से आप देखिएगा कि एक आपको तरल में और गैस में क्या होता है? तरल में और आपको गैस में, ये तरल और गैस के बीच के लेयर के बीच में, यानी उसका भी कोई ना कोई परमाणु लेयर होता होगा अलग अलग परमाणुओं का, उसके बीच में जो लगता है बल उसे कहा जाता है श्यानता कहा जाता है। तो इसे गाढ़ापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाढ़ापन। जिसमें ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें ज्यादा श्यानता होगा, जिसमें ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा वो नहीं ज्यादा श्यानता होगा। अब ये श्यानता जो होता है, ये पूछ रहा है आप लोगों को कि श्यानता का एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए। तो क्या होगा इसका? पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज हो जाता है आपका। इसका यूनिट क्या होता है? पॉइज हो जाता है। ऐसा इकाई पूछ रहा है, जी होगा, 100% गारंटी देता हूं। हाँ, अब देखो यहां पर दो चीज है, एक आपको पॉइज है, एक पॉइजली भी है। सी ऑप्शन में क्या है? पॉइज है, पॉइजली है। तो पॉइज होता है या पॉइजली होता है, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए, देख रहे हैं आप लोग अपने में डिस्कस कर रहे हैं कि 100% सही ये होगा वो होगा, तो आप लोग बताइए। हाँ,
पॉइज जो पोइज होता है, पॉइज या पोइज जो होता है आपको सीजीएस होता है, सीजीएस। एसआई इकाई क्या होता है? पॉइजली होता है। पॉइजली बड़ा इकाई है तो यहां पर पॉइजली होगा। आपको ज्यादातर आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, आपका पॉइजली पढ़े होंगे, लेकिन आपका इकाई क्या होता है? पॉइजली होता है एसआई। ये सीजीएस होता है। क्या होता है? सीजीएस। ये सीजीएस इकाई होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो आपको जो पूछ रहा है वही ना लगाओगे, अपने मन से थोड़े ना लगाओगे। तो दोनों देखो, आपको देखो ज्यादातर आपको पॉइज पॉइजली एक साथ नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में हो। पॉइज छोटा यूनिट होता है, पॉइजली बड़ा यूनिट होता है, और बड़ा यूनिट जो होता है एसआई होता है, पॉइज जो होता है सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक गेंद को 37 से कितने कोण पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा? एक गेंद को आपको 36 से कितने दूरी पर फेंकेंगे तो हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे। कितने फेंकेंगे? 45 डिग्री पर अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूरी तय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? 45 डिग्री पर फेंकेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जैसे आप लोग भी बिहार पुलिस में गोला फेंकोगे, कितने में? 45 डिग्री पर कहा जाएगा गोला फेंकने के लिए कि मैक्सिमम जाए। सबसे अधिक प्रत्यक्ष गुण कौन सा है? प्रत्यक्ष गुण वो होता है कि अगर कोई भी वस्तु लो, उसको मोड़ो, यानी कि उसको विरूपित करो और फिर से वो सेम अपने पोजीशन में आ जाए बिना आपको कुछ खराबी हुए, उसे प्रत्यक्षता कहा जाता है। और सबसे अधिक प्रत्यक्षता क्या होता है? स्टील का होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देगा, इसी ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। रबड़ भी जरूर रहेगा आपके ऑप्शन में। सबसे जो अधिक प्रत्यक्षता है वह आपका स्टील का है। और चांदी जो होता है ये सबसे अधिक आपको विद्युत का चालक होता है, यानी विद्युत का सबसे अधिक चालक अगर पूछे कौन से धातु होता है, वो होता है चांदी। इसे भी याद रखिएगा। और सबसे अस्थायी धातु पूछे, सबसे अस्थायी तो हो जाता है सीसा। सीसा जो होता है सबसे अस्थायी होता है, इसे भी याद रखिएगा। सीसा को क्या कहा जाता है? अतिस्थिति द्रव कहा जाता है सीसा को। इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? क्या कह रहा है भाई? दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, यानी नजदीक की वस्तु देख रहा है, दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। क्या कर रहा है इसमें? आपको दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, निकट की वस्तु देख पा रहा है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या प्रतिबिंब बन जाता है? आगे बनने लगता है। आंख का तो उसके पीछे लाना पड़ता है, तो इस तरीके से यानी रेटिना पर लाना पड़ता है, रेटिना के आगे बनने लगता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। दूर दृष्टि दोष में क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। चलिए, रतौंधी जो होता है रात में नहीं दिखाई देना होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? चलिए लगाइए, तो मैं देख रहा हूं आप लोग क्या लगा रहे हो। इसका आंसर लगाओ तो। बड़ी तुम लोग साइंस पढ़ते हो ना, तुम लोग साइंस पढ़ते हो या समझते हो? समझ में आ जाएगा अभी, तो बताओ तो। बिहार जीके का एप्लीकेशन पर आज वीडियो डाला, जीके डाल दिए हैं, बिहार जीके का सब डाल दिए हैं। बिहार जीके का 555 जो क्वेश्चन है वो डाला जा चुका है, ठीक। चिंता मत करो, वो डाल दिया गया है आपको। देखो एक लड़का, आप देखोगे, अब देखो ये कंपटीशन देखो, ये देखो, अब कंपटीशन देखो। अच्छा ये देखो, हट गए भाई, साइड हो गए। चलो कंपटीशन का स्तर देखो। सीआरपीएफ लवर अजीत एक आपको होगा, और मिस नीसू 2 हो गई, और दो लोग के अलावा अभी देखो कंपटीशन का एमडी तरफीक। और अब देखो, ये देखो कहता है लोग कि कितना आपको आसान क्वेश्चन कराते हैं। अरे चुट्टा सब, अरे बदमाश, ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक तुमको पढ़ना है ना जी। और पूछ रहा है कि ध्वनि के वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये गलत स्टेटमेंट दिया है। तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है नहीं, घटने से घटेगा ध्वनि का वेग, ये भी आपको गलत दिया हुआ है। तापमान पर आधारित आश्रित नहीं रहता है, तापमान पर आश्रित रहता है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ये भी गलत दे दिया है, यानी आपको गलत हो गया। तापमान घटने से घटता है तो ये नहीं आंसर होगा। मात्र इतने लड़के में 2 लड़के ने सही कमेंट किया है, मात्र 2 लड़के ने सही कमेंट किया है, बाकी के सभी लुलथुथुरा सब बस एक दूसरे के देखा देखी करता है। और जाएगा बोलेगा, डीलिंग मारेगा कि हमारा तैयारी है, एकदम मार कर रख देंगे, 100 में 100 पेपर फाड़ कर रख देंगे। हमारा तैयारी है, हमारा तो तैयारी बम्पर है, एकदम बिंदास है। और ये लुलथुथुरा सब तो सबको पता भी नहीं है कि क्या ऑप्शन पढ़ना है, बस अनहरिया लगनिया लगा देना है। सामने वाला लगा रहा है, बस हम लगा देंगे क्वेश्चन। आज एक पेपर हुआ है, देखो पेपर हम लेकर आए हैं, हॉस्टल का लड़का दिया, बड़ी खुश था। देखो ये पेपर हुआ है आज एक हाई कोर्ट का, आपको देखिएगा, आपको लेबर का पेपर हुआ है हाई कोर्ट में, देखिएगा तो एक तरफ से प्यून का पेपर हुआ है। और इसमें पेपर में देखिएगा कि क्वेश्चन जो है 99% जो क्वेश्चन है तेरी यादें से आया है। 99% क्वेश्चन तेरी यादें से आया है जीके का।
तेरी यादें सब 99 डेकोरेशन समझ रहे हो। देखो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि जो ये क्वेश्चन पूछा है, सविनय अज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन है कि आपको सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। क्वेश्चन है गोबर गैस मुख्य रूप से किस गैस का जानी जाती है। क्वेश्चन है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषीय क्रांति किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि ओम किसका मात्रक है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। कल मैं ये पेपर कराऊंगा, कल इसका हिंदी भी करा दूंगा और जीके का, तब आप देखिएगा कि क्या है तेरी यादें का दबदबा। अभी ये तो छोटा पेपर है, ये एक तरफ से मानो छोटा पेपर है। मैं तुम्हें पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जिस दिन दरोगा का एग्जाम होगा ना बीपीएससी का, तेरी यादें से मैं उतना क्वेश्चन दिखाऊंगा जितना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग कहीं चिंता कर रहे हो, ये बस लोग यहाँ पर बैठा अनहरिया है, इतना मेहनत अनहरिया किया जा रहा है। चलो क्वेश्चन बताओ 16 देखो। तो यहां पर ध्वनि जो होता है, ध्वनि कैसा तरंग होता है, एक आपको अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ताप बढ़ने से ध्वनि का आपको चाल वेग बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, कैवेंडिश ने किया है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, आपको 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है पोट्रियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है, 3 समस्थानिक होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु क्या होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है किसका मिश्र धातु होता है। तो जर्मन सिल्वर में सबसे पहले तो सिल्वर पाया ही नहीं जाएगा, काम खत्म, काम खत्म, ठीक ना, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। तो तीनों को आपको तीसरा आंसर बच गया। यानी जास्ता तांबा निकल के बना हुआ है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया ही नहीं जाता, ये सिल्वर के जैसा दिखता है और इसलिए इसका नाम है जर्मन सिल्वर। ये जर्मन में बनाया गया था सबसे पहले। इस तरीके से आप देखोगे जास्ता तांबा और निकल का अनुपात मिलाकर आपको बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। और ये जर्मन सिल्वर क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसे भी याद रखिएगा, एक प्रकार का मिश्रण है, मिश्र धातु है। चलिए आगे चलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, देखिए कल ही आपको दिखिएगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है, इसे भी याद रखिएगा, सबसे पिटवा लोहा होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 19, बेकिंग सोडा। देखो आ भी गया है बेकिंग सोडा, हमने भी क्वेश्चन सेट रख रखा है और ये क्वेश्चन कल ही आपका सेट हो चुका था, कल ही साइंस का क्वेश्चन सेट था और देखो आज आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया है। तो आप समझ लो कि क्वेश्चन वही लेवल का पूछा जा रहा है जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये देखो आज क्वेश्चन पूछा भी है, ये जो है आपका एग्जाम हुआ, इसमें देखोगे एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये क्वेश्चन एक खाने का सोडा। देखो जस्ट आपको दिखिएगा कि मतलब जैसे यहां पर पूछा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, यहां पर खाने का सोडा दिया हुआ है, तो ये आप देखिएगा हूबहू, और ये क्वेश्चन मैं पहले सेट में भी करा चुका हूं 3-3 4-4 बार। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, आपको कौन सा हो जाएगा ये बताना है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है, NaHCO3 कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा। धोने वाला सोडा कौन होगा, धोने वाला सोडा कौन होगा, ये होता है सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3, ये होता है आपको सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है बेकिंग सोडा को। 20 देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ऑक्सीजन कहां से पैदा होता है, O2 कहां से पैदा होता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन कहां से पैदा होता है, तो ये देखिएगा कार्बन जो CO2 लिया जाता है, 6CO2 लिया जाता है, ये आपको वायुमंडल से लिया जाता है और फिर 6H2O लिया जाता है। ये कहां से लिया है, ये कहां से लिया, धरती से लिया है, जाइलम लेकर पानी आ रहा है। और यहाँ सनलाइट में देखिएगा क्लोरोफिल होता है, उसके उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और प्लस 6O2 निकलता है यहाँ से, यानी ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का स्रोत होता है यहाँ पर जल। क्या होता है, ऑक्सीजन किसके टूटने से आता है, जल के टूटने से आता है। और जल कहां से आता है, मिट्टी से आता है, सॉइल से आता है। सॉइल से जल लेकर कौन आता है, जाइलम लेकर आता है, जड़ द्वारा जल आता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो ऑक्सीजन टूट कर निकलता है वो पानी के टूटने से निकलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पीतरस निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होते हैं। पीतरस जो बाइल रूस होते हैं, बाइल रूस वो कहां से स्रावित होते हैं, तो बाइल रूस जो स्रावित होते हैं यकृत से होते हैं, यकृत से होते हैं। यकृत को क्या कहा जाता है, शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे यकृत को क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, और यकृत को क्या कहा जाता है, शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यकृत आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है, किसके बाद, सबसे बड़ा अंग किसके बाद है, तो आपके स्किन के बाद, आपके चमड़ा के बाद सबसे बड़ा अंग है, इसे भी याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यकृत से क्या निकलता है, पीतरस, और कहां जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। चिंता मत कीजिए, आप लोगों का मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय की बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। हृदय 72 बार धड़कता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
बताइए हृदय के मांसपेशी को क्या कहा जाता है? कार्डियो मांसपेशी कहा जाता है, यानी कार्डियस मसल्स कहा जाता है, और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोन किसका यूनिट होता है? गुर्दा का, आपको किडनी का यूनिट होता है। और नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको किडनी का अध्ययन किया जाता है। यकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, लीवर। और पीत का पूछे, पीत रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है, इसे भी याद रखिएगा। एचसीएल का कितना होता है जो आपके अमाशय से पेट से निकलता है? ये होता है 1.5 से, यानी 1.5 से 2 होता है आपका पीएच मान। पीएच मान अम्लीय क्षारीयता मापता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? ये बताना इनमें से कौन ऊर्जा नहीं देगा, आपको ऊर्जा नहीं देगा, ये बताइए। अब देखिए इतना हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सेट में भी कराया हूं, ये क्वेश्चन में आप लोग को नोट्स भी कराया हूं, और आपको एक एक लाइनर का नोट्स भी दे रहा हूं। कौशल सिंह है, इसको इसको ब्लॉक मारो, तो इसको ब्लॉक मारो, खोजो और खोज खोज कर ब्लॉक मारो इस सबको ढेरे चर्बी चढ़ल है। चलो वसा देखिएगा, वसा जो होता है, वसा के टूटने से, वसा के विखंडन से क्या होता है? यहां से निकलता 9.3 किलो कैलोरी निकलता है, ठीक। ये वसा के विखंडन से निकलता है। फिर देखिएगा प्रोटीन के कितना होता है? 4 किलो कैलोरी निकलता है 1 ग्राम प्रोटीन से। फिर होता है विटामिन से 0 मिलता है, 0। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से टूटने से। और ये कहां सब टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो विटामिन जो होता है इससे आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, ये उपापचय क्रिया आपको नियंत्रित करता है, विटामिन जो उपापचय क्रिया। चलिए हो गया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था यह क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रतिस्थापन किया था, इसे भी याद रखिएगा। विलियम हार्वे जो किए थे, क्या किए थे? रक्त परिसरण तंत्र के बारे में विलियम हार्वे बनाते हैं। लुश पाश्चर पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन में देखिएगा जो दूध होता है लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? 30 मिनट तक उबाला जाता है। और आप देखिएगा लगभग आपको 71.7 डिग्री सेल्सियस पर देखिएगा 15 सेकंड तक आपको उबाला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है आपको बताना है। किस विटामिन जो होता है इसमें से आप देखिएगा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये बताना है। तो ये होता है साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन किसे कहा जाता है? विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालिन। किसे कहा जाता है? विटामिन B12 को साइनोकोबालिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है इसमें साइनोकोबालिन को। विटामिन ए जो होता है इसे क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। इसे आपको पता होना चाहिए। रेटिनोल किसके लिए जरूरी होता है? आंख के लिए। इससे कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी रोग हो सकता है। और ये जो होता है कहां सबसे अधिक मिलता है? गाजर में सबसे अधिक मिलता है रेटिनोल जो होता है, गाजर में। जेरोथैल्मिया जो रोग होता है, यानी कि आप कह सकते हो आंख का सूख जाना, वो भी आप देखिएगा कि इसी के चलते होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? पैराडॉक्सिन कहा जाता है, जिससे आपके आपको जो होता है पैराडॉक्सिन से क्या होता है? यादाश्त, यानी सपना भूल जाते हो। जो सपना होता है ना, सपना सोचने वाला, वो भूल जाते हो, वो जो होता है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन से होता है। विटामिन आपको जो के होता है इसे कहा जाता है फिलोकोनिन, और ये ब्लड क्लोटिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि किसके लिए उत्तरदायी है? ब्लड क्लोटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, इसे भी याद रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक। यानी ब्लड जमने के लिए उत्तरदायी होता है विटामिन के। फिलोक्विनिन इसका नाम है। यहां पर हो जाएगा विटामिन B12। और विटामिन B12 किसमें दिया जाता है? विटामिन B12 एज अ फोलिक एसिड के तौर पर दिया जाता है। या विटामिन B12 जब रक्त की कमी हो जाती है, जब ब्लड की कमी होती है, तब पर भी विटामिन B12 दिया जाता है, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है आपको बताना है। चुंबक जो होता है हमेशा देखिएगा साउथ और नॉर्थ के बीच में होता है, यानी साउथ और नॉर्थ के बीच में हमेशा आपको चुंबक जो होता है ये देखिएगा आपको क्षेत्र बताते रहेगा। और चुंबकीय देखिएगा स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो वो नॉर्थ और साउथ के रूप में इंडिकेट करता है। और चुंबकीय जो मात्रक होता है एरिया का, ये होता है तुम्हारा टेस्ला। टेस्ला जो होता है एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है ये टेस्ला होता है, ये भी याद रखिएगा। और गोस जो होता है, गोस जो होता है इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक क्या हो गया आपका? टेस्ला हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तरलकृत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो कि गंध इसमें उत्पन्न करता है, और उसका क्या नाम है? मिथाइल मर्केप्टन नाम है। क्या नाम है इसका?
एक मिनट, मिथाइल नहीं, इथाइल मार्केप्टन ना, मिथाइल होगा तो मरिए जाएगा लोग। इथाइल मार्केप्टन इसका नाम है, क्या होगा? इथाइल मार्केप्टन नाम होगा। इथाइल मार्केप्टन एक गैस भरा जाता है जो कि आपको क्या होता है, जैसे ही इसमें लीकेज होगा वो गैस निकलने लगेगा और इसमें से आप देखिएगा कि गंध के रूप में ये काम करता है। इसमें जो भरा जाता है वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, प्लस क्या होता है? प्रोपेन होता है, इसे भी याद रखिएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरा जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? इथाइल मार्केप्टन होगा, इथिल मार्केप्टन जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? वल्कनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? रबर को मजबूती के लिए। वल्कनाइजेशन क्यों किया जाता है? रबर को मजबूती के लिए। और रबर को मजबूती के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। इसमें सल्फर मिलाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंधक मिलाया जाता है, इसे गंधक भी कहा जाता है। गंधक भी कहा जाता है, उड़ीसा में ज्यादा होता है ये सब। ये देखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आंख के किस भाग को दान दिया जाता है? आंख के एक भाग होता है, आंख क्या करता है आपको देखने में काम आता है। सो आंख के किस भाग को दान दिया जाता है ये आपको बताना है। तो आंख के देखिएगा आपको कोर्निया को दान दिया जाता है। किसको दान दिया जाता है? कोर्निया को। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब जो बनता है आंख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। आंख के प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? देखिएगा को आइरिस करता है, ये भी याद रखिएगा। और आपको जो आइरिस होता है रंग भी आपका आंख का दिखाता है। इस तरीके से जो कोर्निया होता है, कोर्निया यही आपका क्या होता है? आंख के भाग होता है जो कि दान दिया जाता है। तो आंख के कौन सा भाग पर दान दोगे? कोर्निया को दोगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं 29, पेनिसिलिन आपको किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन क्या होगा? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। और पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया है किससे प्राप्त किया गया है? कवक से। वैसे ज्यादा पेनिसिलिन कहां से प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया से। ज्यादा अधिकतर जो आपको माफ करना, अधिकतर जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कहां से प्राप्त किए जाते हैं? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक वो आपको बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। और वो किसके लिए होते हैं? वो अगर पूछे आप लोगों की के लिए, आप लोगों से कोई पूछे कि आप एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं, प्रतिजैविक क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको बैक्टीरिया जनित बीमारी को रोकना होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है कौन? प्रतिजैविक। तो ये देखिएगा पेनिसिलिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रथम प्रतिजैविक है, पहला एंटीबायोटिक है। और इसकी खोज जो किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। और मैक्सिमम जो आपको देखिएगा एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है वो बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 32, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा रोग है, घेंघा को गलगंड रोग कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है, गला फूल जाता है। और ये देखिएगा किसके कमी से आपको होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। अब यहां पर होता है इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? किस ग्रंथि का आपको देखने को मिलता है ये आपको बताना है। यह ऑटो ग्रंथि। कौन सा होगा? ऑटो हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जिसे कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से यहां देखिएगा कि आपको फूल जाता है, ठीक ना। चलिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन अगर हार्मोन आपके ब्लड से कम स्रावित होने लगे, यानी ब्लड में आपको जो है इंसुलिन हार्मोन की आपको प्रतिशत घट जाता है, तो आप देखोगे आपको मधुमेह रोग कहा जाता है। यानी क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, उसमें मीठापन की मात्रा बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंटिक एंड बिस्ट ने किया था। बेंटिक एंड बिस्ट ने किया था। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इंसुलिन का अगर सुई दिलाने जाते हो तो उसमें कौन सा धातु पाया जाएगा ये आपको बताता है। तो धातु इसमें जास्ता पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? जास्ता पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे तो। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन होगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? मधुमेह। क्योंकि आपको देखिएगा कि जो आपको अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल से ये कौन सा निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और कम निकलेगा तो मधुमेह रोग होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? यानी विक्षेपण मतलब सबसे अधिक विचलन किसका होगा ये आपको बताना है, यानी सबसे अधिक परिकीर्णन किसका होगा? तो प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश आप गुजारते हो तो अपने अवयव भागों में वो विभक्त हो जाता है, अलग अलग 7 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे कम परिकीर्णन लाल का होता है और सबसे ज्यादा परिकीर्णन बैगनी का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। सो बैगनी क्या होता है? सबसे अधिक परिकीर्णित होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मतलब ऊपर तुम्हारा रेड रहेगा ऊपर, और बैगनी जो रहेगा यहाँ पर, बैगनी जो रहेगा नीचे रहेगा, ठीक ना। इस तरीके से बैगनी का सबसे अधिक परिकीर्णन होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे कम किसका होगा? कम होगा लाल का। लाल का कम परिकीर्णन होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं संकेतक के रूप में, ठीक ना। यानी आप देखिएगा सिग्नल के रूप में करते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की चीज है कि तरंगदैर्घ्य पूछे, वेवलेंथ पूछे तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? लाल का। और आपको मिनिमम होता है, सबसे कम होता है बैगनी का। आपको आवृत्ति पूछे, वेवलेंथ जिसका आपको ज्यादा होता है उसका आवृत्ति अपने आप ही क्या हो जाता है? कम होता है। सो आवृत्ति अगर पूछे आवृत्ति किसका होगा कम, तो आपको हो जाएगा लाल का आवृत्ति कम होगा, अब बैगनी का ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर चीज रिलेट कर पढ़ना है। लाल जो हो जाएगा यहाँ पर नहीं आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा? बैगनी होगा। सबसे अधिक परिकीर्णित करता है, विचलित करता है बैगनी। क्वेश्चन नंबर 33, हैजे के टीके की खोज किसने किया है? हैजे के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट कोच द्वारा, रोनाल्ड रोस द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, आपको बताना है। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रतिरोपण किया था। रोनाल्ड रॉय ने बताया था
आपको डेंगू होने के कारण बताया था। और रॉबर्ट कोच जो है ये आपको सबसे पहले आपको हैजे के टीका खोज करते हैं। हैजा बैक्टीरियल जनित बीमारी है। आप देखिएगा हैजे के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। सबसे पहला टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर जो हो जाएंगे, एडवर्ड जो जेनर हो जाएंगे, ये देखिएगा सबसे पहले टीके की खोज करते हैं, जो कि आपको चिकन पॉक्स के टीके की खोज करते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं। खैरा रोग किस फसल में होता है? खैरा रोग जो होता है ये किस फसल में होने वाला रोग है, ये आपको बताना है। तो खैरा जो रोग है ये आपको फसल में होता है, धान में। किस कारण से होता है खैरा रोग? किसकी कमी से खैरा रोग होता है? बताइए तो, कोई बताएगा? एनीबॉडी? धान कैसा फसल है? धान खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल है। भारत में सबसे अधिक जो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है वो धान ही है। और धान में सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है वो वेस्ट बंगाल में उत्पादन किया जाता है। तो खैरा जो होता है ये किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, जास्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से? जास्ता की कमी से होता है खैरा रोग। इसे भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रानीखेत बीमारी। रानीखेत कहां का जगह है? उत्तराखंड की जगह है। यहां पर आप देखिएगा रानीखेत बीमारी फैला था। सो रानीखेत बीमारी किसमें फैला था? मुर्गियों में फैला था। किसमें फैला था? मुर्गियों में। यहाँ के मुर्गियों में एक बीमारी फैला था। रानीखेत उत्तराखंड की जगह है। और देखिएगा ये बीमारी फैला था, काफी मुर्गियां मारी गई थी। तो रानीखेत बीमारी खतरनाक है, वायरस जनित बीमारी है, और ये किसमें फैलता है? मुर्गियों में फैलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी से निकट दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये सूरज हो गया, अपना सूरज हो गया, इसके बाद बुध होता है, उसके बाद देखिएगा शुक्र होता है, उसके बाद आपको पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल आपको होता है। क्या होता है? उसके बाद मंगल होता है। क्या होगा? मंगल होगा। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट होगा, यानी क्षुद्र पट्टी बेल्ट। उसके बाद आपको बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा, ये देखिएगा आपको जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके बगल में आपको देखिएगा वेनस देखने को मिलेगा, यानी शुक्र देखने को मिलता है। यानी ये बगल में आपको पड़ता है, शुक्र जो पड़ता है एकदम नजदीक पड़ता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? कुनैन से क्या किया जाता है? मलेरिया का दवा बनाया जाता है। तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ये देखिएगा इसके तने के छाल से, यानी इसके छाल से प्राप्त किया जाता है। और यहीं से आपको दिखेगा ये सिनकोना के पौधे से ही जो कुनैन प्राप्त किया जाता है, इसी कुनैन से जो होता है मलेरिया के दवा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मलेरिया के दवा बनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। मलेरिया कैसे जो आपको है बीमारी, ये पुरोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट और मशरूम क्या होता है? ईस्ट और मशरूम क्या होता है? ठीक, ये आपको बताना है। ईस्ट और मशरूम एक फफूंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक फंगस के अंतर्गत आता है, फफूंदी के अंतर्गत आता है ईस्ट और मशरूम। तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करो तुम, ठीक, तुम एक काम करो, अब फालतू बात सुनने पर तुम तैयार हो तो सुन लो। एक मॉक टेस्ट में नहीं नंबर आने का सबसे बड़ा कारण जानते हो? बहुत विशाल कारण है, ठीक, और बहुत खतरनाक कारण है, लेकिन तुम उसे कर नहीं पाओगे। प्रॉब्लम यह है ना कि तुम उसको चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। कसम खाओ कि फॉलो करेंगे तो जरूर तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा तुम्हारा सेट में नंबर। तुम क्या करो? पढ़ाई करो, ठीक, सबसे बेस्ट उपाय है तुम पढ़ाई करो। अब पढ़ाई में भी क्या पढ़ाई करो? जो तुम पढ़े हुए हो वही पढ़ाई करो। और पढ़े हुए में भी क्या पढ़ाई करो? बराबर पढ़ाई करो, बराबर रिवीजन करो, 10 बार रिवीजन करो, 20 बार रिवीजन करो। और उसमें भी क्या करो? जो गलती हो रहा है उसका रिवीजन करो, सही हो रहा है उस पर ज्यादा फुफूदने की जरूरत नहीं है, ठीक, वो काम करो। ये सब काम करोगे ना, तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा। और नंबर ना बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि तुम बस छींटते चलते हो, तुम कुछ करते नहीं हो। तुम क्या कहते हो कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो। यह सबसे बड़ी चीज है। तुम रिवीजन करने के लिए भागते हो, ठीक, तुम वही चीज पर बार बार। एक बात मुझे बताओ, कल तुम टेस्ट लगाए, कल तुम्हारा 50 नंबर आया, परसों लगाओगे फिर वही आपको 40 50 जो भी आएगा, तरसों लगाओगे। इस टेस्ट लगाने के बीच में तुम क्या चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारा नंबर बढ़े? क्या तुमने 20 पेज 30 पेज डेली पढ़ा? क्या तुमने एक सब्जेक्ट एक दिन में खत्म किया? क्या तुमसे जो गलती हो रहा है उसको एनालिसिस किए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है? नहीं करोगे। काहे नहीं करोगे? क्योंकि तुमको यह चीज का इंतजार है कि हमारा एकदम भगवान जी आएंगे, एक तबड़क मारेंगे, हमारा नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। पढ़ाई करना पड़ता है। ऐसे ही सरकार तुमको नहीं पैसा देने के लिए बोल रहा है कि हम तुमको 35-40 हजार रुपया महीना देंगे, बिहार पुलिस का जॉब देंगे, भर जिंदगी पैसा देंगे। ऐसे नहीं, तुमको मेहनत खोजता है। अब मेहनत नहीं करोगे, बस ऐसे ही चलते रहोगे, नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर बहुत कम आ रहा है, नंबर कैसे बढ़ेगा, तो तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक ना। चलो इसके आंसर क्या होगा? फफूंदी हो जाएगा। ए आपको क्या होता है? फफूंदी होता है, फंगस होता है, फंगस के अंतर्गत ईस्ट और मशरूम आता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना
को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को जो प्रस्तावित किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? टेंसले द्वारा किया गया था, यानी एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। चलिए, छत्तीस गलत बता दिए, क्या दिक्कत है? क्या हुआ 36 में? पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित। हे भगवान, क्या बताए हैं? शुक्र ने बताए हैं जी। क्या गलती बताए? ये सब ये है चलते तुम लोग का नंबर कम आ रहा है, यही लक्षणवा से तुम लोग का नंबर कम रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, यही लक्षणवा के कारण तुम लोग का नंबर कम आ रहा है, ठीक ना? और हमेशा कम आएगा जब ये लक्षण नहीं जब तक सुधरेगा। चलिए, परिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने किया है? एजी टोंसले ने दिया है। किसके दिया है? एजी टोंसले ने दिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंख जो होती है तुम लोगों के अनुसार किसकी होती है? बताओ। हिरण की होती है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हमारी वाली मृगनयनी है, तो उसको मिर्गी आता है नहीं, वो मृगनयनी होने का मतलब है उसका मृग जैसा आंख होना। यानी तुम बोलते हो ना कि तुमको किस तरीके से लड़की चाहिए, यानी तुमको किस टाइप की लड़की चाहिए, तुम अपने बाबूजी से बोलते हो, माई से, कि हमको किस टाइप के चाहिए? मृगनयनी चाहिए, मृगनयनी चाहिए, यानी आंख बड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक ना? तो वो होता है। तो भले तुम चमगादड़ जैसे होगे, लेकिन तुमको क्या चाहिए? मृगनयनी चाहिए, ठीक ना? खाए के पैसा ना, चल वो मृगनयनी खोजे। यही तो दिक्कत है ना। अगर तुम्हारा शकल चमगादड़ जैसा है तो तुम कबूतर क्यों खोज रहे हो? ये पहले मुझे बताओ। ये सब पर लागू होता है। तुम्हारा चमगादड़ जैसा है तो तुम चमगादड़ जैसा से शादी करो, बढ़िया तुम्हारा चलते रहेगा, कभी भेदभाव नहीं होगा। अगर तुम कबूतर जैसा हो तो कबूतर जैसा से शादी करो, अगर तुम भैंस हो तो भैंसे ना खोजोगे कि भैंस गाय ले शादी कर लेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। समाज में चलना है तो एक साथ चलना है। तो तुमको क्या जरूरत है एक याली तुम चमगादड़ जैसा होने के अगर कबूतर से शादी कर लेना? तो इसीलिए तुम लोग को हम बता रहे कितना तुम लोग को सिखाएं। देखिए, सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? आपको सबसे बड़ी आंखें होती है, आपको हिरण की होती है सबसे बड़ी आंखें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर में निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है। थैलेसीमिया कैसी बीमारी होती है? थैलेसीमिया ब्लड की बीमारी है। किसकी बीमारी है? ब्लड की। एक जेनेटिक्स बीमारी भी इसे कहा जाता है, थैलेसीमिया को, हेमोफीलिया को, ये सभी के सभी ब्लड बीमारी है। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। इसमें यहां तक होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चा अचानक पैदा भी होता है तो उसमें इतना हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या तो हीमोग्लोबिन चढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं चढ़ाया जाता हीमोग्लोबिन तो वो निपट जाएगा बच्चा। ये देखिएगा इस तरीके से कैसा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड आपको लाल रंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? तो आप देखिएगा ये किया गया था हेनरी बेकरल द्वारा। हेनरी बेकरल ने देखिएगा रेडियो एक्टिविटा की खोज किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए हो जाएगा। और आपको रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। आपको देखिएगा नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। एडरसन ने क्या किया था? आपको पोजिस्टोन की खोज किया था। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज किया था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? याद रखिएगा, आपको हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटा की खोज के लिए किया था, इसलिए इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। याद रखिएगा 1903 में एक और लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, मैडम क्यूरी। लेकिन मैडम क्यूरी को जो होता है रेडियम की खोज के लिए मिला था। मैडम क्यूरी को 1911 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो आप देखिएगा एक आपको रसायन के क्षेत्र में मिलता है, तो एक भौतिक के क्षेत्र में मिलता है। तो इनको 2 बार मिल चुका है। ये महिला पहली होंगी जिनको 2 बार पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका हेनरी बेकुलर हो जाएंगे। 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल मध्य प्रदेश का शहर है। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यूएसए का फैक्ट्री था। और 2 और 3 दिसंबर को रात को जो होता है यहां से एमआईसी का रिसाव होता है, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है। और एमआईसी के रिसाव होने के कारण देखिएगा यहां पर क्या होता है? काफी ज्यादा रेडिएशन होने के कारण लोग मारे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। एमआईसी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर कितने देर बाद सुनाई देगी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन बउआ, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम समझो। चलो लगाओ, देखते क्या आंसर लगा रहे हो। बढ़िया से अपना आंसर लगाना, किसी के छापना मत। अदर्श से 20 रुपया भेज रहे हैं। काहे पैसा भेजते हो यार तुम लोग? जॉब हो जाएगा ना उसके बाद मिठाई खिला देना, पैसा मत भेजो। पैसा मत भेजा करो तुम लोग। गलत बात है। पैसा का कमी है मेरे पास, जानते हो पैसा की कमी है, लेकिन पैसा ऐसे मत भेजा करो। ऐसे पैसा देते हो तो लगता है भीख दे रहे हो, ठीक? ऐसा पैसा उसा मत दिया करो, बहुत गलत हमको महसूस होता है यार। तुम लोग के पास ऐसी पैसा नहीं है, जब कमाना तो लाकर 20-25 हजार रुपया दे देना। अगर एगुड़ो लड़का देगा, 20 को लड़का 20-20 हजार रुपया दे देगा तो समझ रहे हो अच्छा खासा लाखों रुपया होगा। एगो गाड़ियों खरीद लेंगे, एगो घरों बनवा लेंगे, सब चीज कर लेंगे। ऐसे पैसा 20 रुपया पैसा देते हो लगता है कि कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं।
ये सब मत किया करो, ठीक ना, अच्छा ना लगता है। जब जॉब लग जाएगा मांगेंगे भी नहीं, प्यार से लाकर पैसा दे सकते हो, मना भी नहीं करेंगे, ठीक। चलो, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर कितने देर बाद सुनाई देगी? कोई नहीं सुनाई देगा। क्यों भैया? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। और जब वायुमंडल ही नहीं है तो ध्वनि आपको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए ध्वनि को। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? उसको माध्यम चाहिए, या तो ठोस होना चाहिए, या तो द्रव होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए। और आपको यहाँ पर माध्यम ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो कहां से आवाज हो पाएगी? तो चंद्रमा पर बम विस्फोट करो या चंद्रमा पर कूदो मरो कुछ भी करो, आपको यहां पर सुनाई नहीं देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है? 59% भाग पृथ्वी के चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी का अपना नेचुरल उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45, हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तुम्हारे हाड़े हल्दी कब लगेगा? जब तुम्हारा विवाह होगा। और जब तुम्हारा विवाह होगा तभी जब तुम्हारे पास नौकरी होगा। और जब तुम्हारे पास नौकरी होगा जब तुम तैयारी करोगे। और जब तैयारी तुम ही करोगे, जब मेहनत करोगे तभी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, तो तुम्हारा हाड़े हल्दी तभी लगेगा। अब बता दो हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। तो हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है ये बताइए? प्रकंद खाया जाता है। हल्दी हुआ, आदि हुआ, अदरक जिसे कहा जाता है, उसका भी हम लोग प्रकंद खाते हैं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड निकले रहते हैं। देखिएगा छोटे छोटे नोड एंटी नोड निकले रहते हैं। इसके तरीके से इनसे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो देखिएगा कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर जब दरवाजा खोल देते हैं तो क्या होता है कि उसका एक मशीन होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके नीचे एक मशीन लगा रहता है, उसके नीचे जो आपको कूलिंग करने का मशीन लगाता है। और जैसे ही दरवाजा तुम खोल देते हो, दरवाजा, ये क्या होता है कि इसमें ज्यादा और भी कूलिंग करने की क्षमता, पूरा रूम को एज अ फ्रिज देखने लगेगा ना ये, तो और ठंडा करने की क्षमता करेगा। इस कारण से ये बढ़ जाएगा। कितना कैपेसिटी ये होता है, तो इस तरीके से ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घटता नहीं है ताप, और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिएगा आपको फ्रिज के दरवाजा खोल देने से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्रिज का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होता है? लाल रक्त जो कण होता है जिसे आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन तक होता है। रेड ब्लड जो सेल होता है ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए होता है। रेड ब्लड सेल कहां बनता है? आपको अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन के अंदर जो आपको होता है ना लाल लाल मैरो होता है, उसे बोन मैरो कहा जाता है, और उसी के अंदर आपको दिखेगा आरबीसी का बनता है। इस तरीके से इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आरबीसी का आपको मृतगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है आरबीसी का। ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल नाम है। और विटामिन ए जो होता है मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होते हैं ये आपको बताना है, यानी आपको इकट्ठा होते हैं। तो विटामिन ए जो होते हैं लीवर में होते हैं। कहां होते हैं? लीवर में आपको संग्रहित होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। ये लीवर जो होता है इसे ही आपको यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत। इसे ही यकृत कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए। विटामिन ए जो होता है गाजर में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन ए की कमी से आंख का वाला रोग हो जाता है, यानी रतौंधी रोग हो सकता है। मिताक्षरा शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करेगा? मिताक्षरा, मिताक्षरा मतलब क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड इसे कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे मोती छरा कहा जाता है। मिताक्षरा नहीं, मोती छरा कहा जाता है, ठीक। सो मोती छरा जो होता है, या मिताक्षरा भी कहीं कहीं आप देखिएगा कोई लोग बोलता है, तो मोती छरा या मिताक्षरा जो होता है ये किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा आपको किसको प्रभावित करेगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो प्रभावित करेगा आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। और एक बुक है मिताक्षरा जिसने विघ्नेश्वर ने लिखा था। मिताक्षरा जो अलग बुक है एक, उसको विघ्नेश्वर ने लिखा था। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 50, टेलीविजन के तारों से होकर संचरित होने वाली ऊर्जा क्या है? टेलीविजन, टेलीविजन तुम्हारे घर में है ना, टेलीविजन टीवी जिसे कहते हो, उसके तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो उसके तारों से संचरित होने वाली ऊर्जा कौन सी? भाई विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा में भी ये कौन सा ऊर्जा है? एसी है। और एसी में भी कौन सी ऊर्जा आता है? तो 220 आपको वोल्ट आता है। और इसमें कितना हर्ट्ज आता है? 50 हर्ट्ज आता है। और ये कितना एम्पियर का होता है? लगभग 5 एम्पियर का धारा आपके घर में आती है। और सभी के सभी घर की युक्तियां कैसे जोड़ी होती है? वो आपको समानांतर क्रम में जोड़ी होती है। सभी के सभी घर की जो युक्तियां जोड़ी होती है वो कैसे? समानांतर क्रम में जोड़ी होती है। इसे भी याद रखिएगा। और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। आपका विद्युत धारा आता है टीवी में, तभी तो टीवी चल पाता है ना। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 51, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। और बिजली बल्ब का आविष्कार जो किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये थॉमस अल्वा एडिसन वही है जो 1000 बार आपको बिजली बनाने की कोशिश किए थे, बल्ब बनाने की कोशिश किए थे बिजली का। लेकिन उन्होंने पूछा गया उनसे कि आप इतना बार कोशिश किए थे, फिर एक दिन बना लिए बिजली को बल्ब, तो जब आपको विफल हो जाते थे तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाते थे, आपको ये नेगेटिव नहीं सोचते थे। तो उन्होंने बोला हम 1000 फेल हुए तो हमको ये पता चला कि ये इस 1000 तरीके से हम कभी पास नहीं हो सकते, ये 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है।
तो हमने वो दोबारा गलती नहीं किया। आपको भी अपनी गलती से यही सीख लेना चाहिए, ये नहीं कि गलती पर गलती करत जाए और बाद में दांत चिपोरत जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आपका आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, इसे भी याद रखिए। इसका आंसर बी होगा। अमेरिका के थे एडिसन, अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, वायु की गति निम्नलिखित में द्वारा मापी जाती है। वायु की गति आज का क्वेश्चन है। आज देखो ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको ये सेट कर लिया है और ये आज का क्वेश्चन है। ये देख लो, आज का ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहां से ही देख लो, ये जो पेपर हुआ इसमें क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखो देखो दिया है एकदम हूबहू आपको 53 नंबर का क्वेश्चन है और ये 52 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या मतलब, देखो क्या एकदम सटीक। आप देखो आज एक पेपर हुआ है कोर्ट का और कल मैंने ये क्वेश्चन तैयार कर आप लोगों के लिए रखा था, कल ही मैंने सेट कर दिया था। ये तो क्वेश्चन मैं पहले से आपको रखा हूं तैयार कर। इसमें देखिएगा कि 53 नंबर क्वेश्चन पर है कि वायु की गति को मापा जाता है और मैंने आपको वायु की गति को निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। देखिए क्या मतलब, इसे कहा जाता है लक, इसे कहा जाता है खतरनाक, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कल ही क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखा है। तो कॉन्सियंस इसे कहा जाता है, यानी अचानक आप देखिएगा ये चीज होता है। ठीक, समझ रहे हो? हल्का में मत लो। तो क्या होगा भैया? एनीमोमीटर। एनीमो में क्या होता है? हवा होता है। एनीमोमीटर, मीटर में मापना होता है। तो हवा की गति को कौन मापेगा? आपको एनीमोमीटर मापेगा। और ऑप्शन भी वैसा ही है। देखो ऑप्शन भी थोड़ा मात्र ऑप्शन एक ऑप्शन में डिफरेंट है। देखो इसमें क्या है? बैरोमीटर द्वारा, देखो यहां पर दिया है बैरोमीटर। फिर दिया है आपको हाइग्रोमीटर द्वारा, देखो हाइड्रोमीटर दिया है। हाइग्रो की जगह क्या लिखे है? हाइड्रोमीटर लिखे है, बस ये देखिएगा। फिर दिया है अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा, सो थर्मामीटर नहीं लिखे, विंडवेन लिखे है। ठीक ना? और बाकी आपको चौथा ऑप्शन जो है एनीमोमीटर है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि क्वेश्चन आता है और मैं बराबर बता रहा हूं कि तुम्हारा एक सीरीज जो तेरी यादें है वो तुम्हारा एग्जाम निकलवाएगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ोगे तब, नहीं तो बाद में दांत चिपोड़ते रह जाओगे। हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये आपको अपेक्षित घनत्व मापता है, यानी वायुमंडल में पानी का जो घनत्व है उसे मापता है, अपेक्षित घनत्व। बैरोमीटर क्या मापता है? दाब मापता है। अचानक बैरोमीटर जब गिरता है तो आंधी तूफान आता है, धीरे धीरे गिरता है तो आप देखिएगा पानी होने की संभावना होता है, और धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर उठेगा तो आपको आसमान साफ होने की संभावना होता है। इस तरीके से देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? पक्का क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये तुम्हारे एग्जाम के लिए, आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। जेल बेयर्ड ने किया था। जेल बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था। डायरेक्ट याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे तो। अमन सिराजपति, सर आपके पास पैसा की कमी है, क्यों मजाक कर रहे हो सर, आप करोड़पति हो। तोर कसम खाकर अमन कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा होगा ना 1 करोड़ रुपया, तुम मर जाएगा। ठीक, एक बात समझ। तोर कसम खा कर रहे हैं, तोर लवर की कसम खा कर रहे हैं, तोर वाइफ होने वाली वाइफ की कसम खा रहे हैं कि शादी होने से पहले विधवा हो जाएगी अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो। और समझ ले तू मेरे लिए बहुत प्रिय है, तू मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए तेरा झूठा कसम हम नहीं खा सकते हैं। मेरे पास 1 करोड़ रुपया, मेरे खानदान कभी नहीं 1 करोड़ रुपया देखा होगा, तू बात कर रहा है 1 करोड़ रुपया का। समझ रहे हैं? 1 करोड़ रुपया ना कहलाता है। 1 करोड़ रुपया सबसे पहले जब मिलेगा हमको ना, तो सबसे पहले जानते हो हम काम करेंगे? स्कूल खोलेंगे। 1 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, सबसे पहले हम आपको स्कूल खोलेंगे, 10 क्लास तक स्कूल खोलेंगे। मेरा सपना है स्कूल खोलना, ठीक ना? तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, इसलिए तेरा कसम खाना पड़ा, और सच्चाई वाला कसम तोरे को खाकर बताया है, झूठ नहीं बोलते। देखो फिर एगो कौन तब अच्छा, चिंता मत कर, पैसा नहीं है तो वाइफ विधवा नहीं होगी, चिंता मत कर। चल आगे चल, क्वेश्चन देखते हैं। 54, धोनी का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है ये बताना है। धोनी में क्या होता है? तरत्व होता है, पिच होता है। आखिर ये किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। धोनी का जो पिच होता है, जैसे कहा जाता है कि औरतों में यानी जो फीमेल होती है उनमें पिच ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, तो आखिर किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तरंगधर पर निर्भर करता है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है कि 1 सेकंड में कितना तरंग जो है ये कंपन कर गया, ये यानी 1 सेकंड में कितना दोलन कर दिया। अगर ये दोलन ज्यादा करता है तो ज्यादा आपका आवृत्ति है, और यही दोलन आपको कम करता है तो कम कब करेगा? जब इसका तरंगधर यानी तरंग की लंबाई ज्यादा होगा। इसे कहा जाता है, एक आपको जो सर्कल होता है इस तरीके से, इसे तरंगधर कहा जाता है। यानी एक आपको या तो शीर्ष के बीच में या गर्त के बीच में दूरी कहा जाएगा तरंगधर। तो ये आपको तरंगधर जो होता है, यही आपको अगर ज्यादा होगा तो कम कंपन करेगा 1 सेकंड में, तो आवृत्ति कम हो जाएगा। तो तरंगधर जब भी ज्यादा होता है आवृत्ति कम हो जाता है, और 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा वही उसका आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, हेनरी हर्ट्ज के समान में हर्ट्ज रखा गया है। आयाम क्या होता है? ये जो लंबवत विस्थापन होता है, आपको ये लंबवत विस्थापन होता है, इसे आयाम कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और आयाम हो, आयाम हो, आयाम हो या आपको पूछे तरंगधर हो, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग आप देखिए, एक बार रिपीट कर गया क्वेश्चन। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान घटने से घटता है। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? चलो बताओ तो तुम लोग देख रहे हैं क्या लगाओगे। और ये क्वेश्चन समझो कि एकदम 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भाई देखो, तुम्हारे एग्जाम जो है ना अलग अलग शिफ्ट में हो रहे हैं। टोटल आपको देखिएगा कि 6 दिन हो रहे हैं। 6 दिन में भी साथ में देखिएगा अलग अलग शिफ्ट है, अलग अलग शिफ्ट में भी देखिएगा अलग अलग पेपर है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपको ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। पिछली बार ऐसा ही किया था और आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। किलोवाट क्या दे रहा है? घंटा दे रहा है। पहले नंबर 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। और इसमें घंटा से गुणा कर दो। घंटा क्या होता है? 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है। और ये क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। जूल किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। जब भी वाट के साथ घंटा लगे, जब भी वाट के साथ सेकंड लगे, जब भी वाट के साथ मिनट लगे, तो वो आपको गुणा में अगर लगता है तो आप देखिएगा वो सभी के सभी जो वाट यानी शक्ति जो होता है आपको ऊर्जा में बदल जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर का सी हो जाएगा। मात्र किलोवाट देता तो आप लगा देते शक्ति, लेकिन यहाँ पर किलोवाट घंटा दिया, किलोवाट सेकंड दिया, किलोवाट मिनट दिया, तो किसका यूनिट हो जाता है? ऊर्जा की यूनिट हो जाता है। और ऊर्जा की यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सा वायु में नहीं पाई जाती है? यह बताना है इनमें से इस नोबल गैसों में से कौन सा वायु में नहीं पाए जाने वाला नोबल गैस है, यह भी बताना है। तो वायु में नहीं पाए जाने वाला नोबल गैस कौन सा होगा? हाँ, यहाँ पर रेडोन हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में हीलियम पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है, नियोन पाया जाता है। आपको रेडोन रेडोन क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडोन क्या है? रेडियो एक्टिव गैस है। क्या है? एक अक्रिय गैस है, यानी कि आपको इनके ऑक्टेट पूरा है, लेकिन फिर भी इनका नाभिक इतना बड़ा हो चुका है कि यहां से अल्फा बीटा गामा निकलता है और यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन गैस कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन जो पाया जाता है आपको लगभग 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो पाया जाता है 21%। और देखिएगा CO2 पाया जाता है, CO2 पाया जाता है 0.03%। और आर्गन जो होता है अक्रिय गैस सबसे अधिक पाया जाता है, 0.93% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। चलिए इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा रेडोन। क्वेश्चन नंबर 58, रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जनेरियो में सबसे पहला आपको पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1922 में। और रियो डी जनेरियो कहां का शहर है? रियो डी जनेरियो ब्राजील का शहर है। कहां का शहर है? ब्राजील का शहर, इसे भी याद रखिएगा। और यहीं में आपको रियो डी जनेरियो में एक अंतरराष्ट्रीय संपन्न हुआ था सम्मेलन। ये किससे संबंधित हो जाएगा आपको बताना है। ये किससे होगा? अंतरराष्ट्रीय, देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से संबंधित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी नीरी, नीरी की स्थापना कहां हुआ था? नीरी है कहां पर? नागपुर में है। नीरी का आपको देखिएगा मुख्यालय कहां पर पड़ता है? नागपुर में पड़ता है। नीरी का स्थापना कब हुआ था? नीरी का स्थापना 1958 में हुआ था। कब हुआ था? नीरी की स्थापना 1958 में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित संस्था है। इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या होता है? परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र यानी ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत होता है, जहां से ऊर्जा निकल कर आता है, वो कौन होता है प्राथमिक निकाय में? आप देखिएगा ये सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा से ही देखिएगा, सौर ऊर्जा से ही पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से ऊर्जा पहुंचता है, यानी इसे सनलाइट, सन आपको एनर्जी कहा जाता है। और यही पृथ्वी पर पहुंचता है आपको विकिरण के माध्यम से, और पृथ्वी गर्म भी होता है। ठीक, देखो दीर्घ आपको देखिएगा दीर्घ तरंग के रूप में आता है और लघु तरंग के रूप में आपको अपवर्तित किया जाता है ना, ये नहीं होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सूरज के उत्तर नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61, चलो बताओ तो सूरज से ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में आता है या लघु तरंग के रूप में आता है? चलिए बताइए तो सभी लोग, सूरज से जो ऊर्जा आता है पृथ्वी पर वो दीर्घ तरंग के रूप में आता है या लघु तरंग के रूप में? और पृथ्वी उसे किस तरंग के रूप में वापस करता है इसे भी बताइए, जिस कारण से पृथ्वी गर्म होता है। जैव विविधता के कम होने के कारण मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता माने आपको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी माने जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं काफी ज्यादा है, और ये कमी हो रहा है। किस कारण से कमी हो रहा है? यानी कि तो आवासीय प्रदूषण हो जाएगा, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो जाएगा, अत्यधिक दोहन हो जाएगा, आवासीय विनाश होगा। तो आप देखिएगा कि जहां जहां आपको पेड़ पौधे होते थे, जहां जहां आप देखिएगा जानवर हुआ करते थे, उनके आवास को खत्म कर दिया गया, शहर की तरफ गए, बेचारे मारे गए जानवर, या तो वो तो शिकार कर लिए गए, और उनका पेड़ पौधा काट दिया गया। तो पेड़ पौधे भी आपको जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये जैव विविधता कम करने में क्या होता है? उनके आवासीय विनाश होता है। तो जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर आवासीय विनाश है। जहां पर वो लोग रखते थे उनका विनाश कर दिया गया। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस किसे कहा जाता है? आपको ग्रीन हाउस गैस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस इसे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन होगा?
आप देखिएगा किस तरंग के रूप में आता है, लघु तरंग के रूप में आता है, और आपको पृथ्वी दीर्घ तरंग के रूप में वापस करता है। तो आपको याद रखिएगा जो पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है, लघु तरंग के रूप में आता है, और पृथ्वी से जो वापस जाता है वो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह गैस क्या करता है, आपको गर्म करता है। क्या करता है? वायुमंडल को गर्म करेगा। नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी के सभी हरितगृह गैस कहलाते हैं, हमारे वायुमंडल को गर्म करते हैं। जितनी मात्रा में ये बढ़ते हैं ये आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र नहीं जो देहरादून में लगा दोगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां होगा? ये झांसी में होगा। झांसी कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, जब तत्व को परमाणु भार में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होते, इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब कि जो बीच वाला जो तत्व होता है, बीच वाला तत्व जो होता है वो दोनों किनारे वाले तत्व के जोड़ के मैंने उसका परमाणु द्रव्यमान जोड़कर 2 से भागा दोगे तो वो वाला तत्व का आपको परमाणु भार निकल जाएगा। इस तरीके से 3 ही नियम दिए गए थे, और इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? डोबरनाइनर के त्रिक नियम, त्रिक नियम कहा जाता है। इस नियम से ज्यादा आपको परमाणु की संख्या नहीं ये चीज होगा, इसे डोबरनाइनर के त्रिक नियम कहा जाता है। और आपको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसे कहा जाता है? सारे गामा पादा निसा जो आपको अष्टक नियम से होता है, यानी एक आपको तत्व है उसके फिर 8वां वाला जो बार में आपको आएगा वो देखिएगा सेम उसका प्रॉपर्टी होगा, उसे कहा जाता है। मेंडलिफ ने आपको अवर्त सरणी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, और अभी जो आधुनिक अवर्त सरणी दिया गया है वो मोसले द्वारा दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था? आपको बताना है, ये देखिएगा रेडियम और पोलोनियम हो जाएगा ना, इससे प्लूटोनियम है ये। तो पोलोनियम पोलैंड के नाम पर रखा गया है, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा गया है, और रेडियम जो है, रेडियम जो हाथ में पहनते होते चमकता है, ये दोनों का दोनों देखिएगा ये खोज जो किया जाता है मैडम क्यूरी द्वारा किया जाता है। ठीक, इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, आभूषण को बचाने की यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये चीज आ गया है, इसको हटा दो। बेकुरल कहां से आ गया? इसको हटा दो, ये गलत दिया हुआ है आपको वहां पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देते 66, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। तो आभूषण बनाते समय, आभूषण सिर्फ सोना का नहीं बनता है, सिर्फ सोना का बनेगा तो बहुत मुलायम होता है। सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, सोना जो होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का सोना बहुत मुलायम होता है। इसलिए इसमें देखिएगा 22 कैरेट का सोना होता है, और प्लस जो उसका 2 कैरेट वाला जो भाग होता है वो तांबा हो जाता है। क्या होता है? तांबा हो जाता है। तो इसमें तांबा जो होता है आपको ये देखिएगा, और आपको जो होता है सोना होता है, दोनों मिलाकर बनता है, तो तांबा आपको हो जाएगा। और ये देखो चांदी भी दिया है, चांदी भी मिलाया जाता है, चांदी भी मिलाया जाता है। तो देखो अब देखो यहां पर कैसे आप दिमाग लगाओगे, अगर यही चारों ऑप्शन दिया है और इसी चैप्टर यानी चांदी भी दिया है, तांबा भी दिया है, अगर इसी में से चूज करना है तो आप चूज करोगे तांबा, अधिकतर तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑप्शन ये दे दे, ऑप्शन आपको मान लो यहां पर ई वाला ऑप्शन एक दे देगा, एक या एक से इनमें से अधिक, या ये वाला ऑप्शन देगा सी और डी दोनों दे देगा, तब आप क्या लगाओगे? आपको लगाना होगा ई ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि चांदी का भी आपको सोना में मिलाकर आभूषण बनाया जाता है और तांबा का ही बनाया जाता है, लेकिन सोना में सबसे ज्यादा जो आभूषण बनाया जाता है मिलाकर वो तांबा का बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके आंसर क्या मानोगे? आपको तांबा। तांबा का तड़िक चालक भी बनाया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़िक चालक का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। पानी में एक अम्ल और क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय अगर किया जाए, मिलाया जाए, उसे किस नाम से? उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। उष्माक्षेपी माने आपको उष्मा निकलेगा। आप खुद ही सोचो ना, आपको ले लो H2SO4 ले लो, जिसे ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, जिसे तेजाब कहा जाता है आम भाषा में। जो आपके बैटरी होता है ना, शीशा संचायक बैटरी, जो घर में बैटरी होता है उसमें ये भरा रहता है। अब इसी के खुद करना मत ये काम, इसका जो तेजाब निकालकर अगर पानी में अचानक डाल दोगे या कहीं डाल दोगे तो क्या होगा? वहां पर विस्फोट जैसा स्थिति होता है, वहां से आपको धुआं निकलने लगता है। ठीक ना, तो इस तरीके से क्या होगा? उष्माक्षेपी होता है, यहां पर उष्मा निकलता है। उष्माक्षेपी माने उष्मा निकलना, उष्माशोषी माने उष्मा को अवशोषण करना। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। स्वार्थिक विलायक क्या है? स्वार्थिक विलायक माने जैसे ये सब कुछ घुला लेगा, इसका इतना बड़ा आगोश होता है कि ये सब चीजों को घुला लेता है। ठीक, एक होता है ना कि मैं इतना बड़ा मेरा आगोश है कि मैं किसी को घुला सकती हूँ या घुला सकता हूं। मैंने घुला तो नहीं सकता, मैंने घुला सकती। लड़की सब नहीं बोलती कि मैं अपने प्यार में किसी को पागल बना सकती हूँ। ठीक, तो ये कहता है पानी, पानी कहता है कि मैं अपने प्यार में किसी को घुला सकता हूँ। ठीक, तो पानी क्या है? किसी को घुला सकता है, तो पानी सबसे बड़ा विलायक है। पानी सबसे बड़ा विलायक हो जाएगा, ये सबसे बड़ा विलायक है। विलायक होते हैं जो अपने विलायक होते हैं जिसमें घुल जाता है कोई भी चीज, घुल जाता है। ठीक ना, फुसल जाता है। आप देखोगे विलय कौन होते हैं? जो घुलते हैं, घुलते। जैसे तुम हो गए विलय, तुम हो गए विलय और तुम्हारी लखनी विलायक।
वो तुमको क्या कर ली, घुला ली तुमको, ठीक। तो इस तरीके से देखोगे ये जल जो हो गया ये क्या हुआ, विलायक हो गया, और ये स्वार्थिक विलायक है, यानी इससे बेस्ट विलायक कुछ नहीं माना जाता, इससे बेस्ट विलायक आपको नहीं माना जाता है, ठीक ना, कोई भी। तो ये स्वार्थिक विलायक हो जाएगा। और विलय कौन होगा भैया, विलय तुम हो गए, विलय तुम, जैसे कि तुम हो गए चीनी, चीनी एक गाना है ना, घोले राजा जी कमरिया डोले 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 राजा, चीनी जैसे घोले राजा जी, ठीक। एक गाना खेसरिया का है, तो वो उसमें इसी टाइप का विलायक और विलय वाला कहानी टाइप का बनाया गया है। तो ये देखो खेसरिया का नहीं है जी, वो आया है नील कमल का गाना है, ठीक। ये चीज है। तो वो उसमें देखोगे विलय कौन होता है, मान लो चीनी हो गया, चीनी क्या हो गया, विलय हो गया। और चीनी किस में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, तो पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। और पानी को क्या बोला जाता है, स्वातिक विलायक कहा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर सी होगा। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया कहा जाता है अम्लराज, इसे क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया को कहा जाता है अम्लराज कहा जाता है। और एक्वारेजिया में क्या होता है आपको देखोगे 3 भाग HNO, माफ करना 3 भाग HCl का होता है। कितना होता है, 3 भाग HCl का होता है, और 1 भाग जो होता है HNO3 का होता है। क्या होता है, HNO3 का। ये जो मिलकर बनता है इसमें सोना घुल सकता है, क्या कर सकता है, सोना घुल सकता है। तो सोना के लिए सबसे बेस्ट विलायक कौन हो गया, सोना के लिए सबसे बेस्ट विलायक हो गया आपको एक्वारेजिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी स्वार्थिक विलायक कौन होता है, आपको जल होता है, जल। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर सी हो गया यहाँ पर, मतलब आंसर सी होगा। 69 देख लेते हैं, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत। आज का क्वेश्चन क्या है, देखो आज का क्वेश्चन क्या है, मैं तो प्रतिशत पूछा हूं ना, आज का क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन क्या है। देखो ये आज का क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मैं हमेशा जब भी मीथेन की क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा आप लोग को याद दिलाता हूं और ये चीज रटवाता भी हूं। बायोगैस हुआ यानी सड़े गले चीज का जो गैस आपको उत्पन्न होगा, सड़ेगा गलेगा, वहां से मीथेन होगा, क्या होगा, CH4 होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत क्या है, हमारा वाला तो हार्ड क्वेश्चन है। चलो बताओ बायोगैस में कितना मीथेन का आपको प्रतिशत होगा। CH4 जो होता है, CH4 जो होता है ये लगभग 60%, 60 से 65% होता है। CNG आपसे क्वेश्चन पूछे, CNG में किसका होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे मीथेन को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक गैस कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछे गाय भैंस बकरी जो पगुराई करती है मुंह से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो सेफ्टी टैंक होता है, जो नाले होते हैं वहां से कौन सा निकलता है गैस, मीथेन गैस निकलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोयला के बड़े खदानों से कौन सा गैस निकलेगा, आपको मीथेन गैस निकलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामपुर नाला से कौन सा गैस निकलेगा, तो रामपुर नाला से आपको मीथेन गैस निकलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलेगा, तो धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। गोबर गैस इसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 70 निम्नलिखित में से किस कौन सी धातु बिजली के सर्वोत्तम संवाहक है। बिजली के सर्वोत्तम संवाहक है, बिजली के सबसे अच्छा चालक है। संवाहक माने आपको जाने देता है, बिजली पास होने देता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एकदम बेस्ट तरीका से होगा। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइए, तांबा हो जाएगा। तांबा इसमें से हो जाएगा, तांबा नहीं तो चांदी होता है। सबसे बेस्ट तो चांदी होता है, यानी ओरम होता है, अर्जेंटीनम होता है, सॉरी अर्जेंटीनम होता है, एजी होता है जिसकी परमाणु संख्या 47। अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम अर्जेंटीनम भी अर्जेंटम, ठीक ना, एजी हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। ये सबसे बेस्ट माना जाता है बिजली का चालक। और जो आपको उसके बाद आता है वो तांबा का आता है। तो ऑप्शन में तांबा दिया है तो तांबा ही लगाओगे, उसके बाद एल्युमिनियम लगाओगे। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते क्या होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है यानी कार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड द्वारा देखोगे, डबल बॉन्ड द्वारा क्या होता है आपको जुड़े रहते हैं, कौन सा भैया, ये आपको हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कौन सा होगा ये बताना है, ये कौन सा परमाणु हो जाएगा ये आपको बताना है। ये हो जाएगा तुम्हारा एल्कीन। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n आपको होता है, ये नहीं होता है, CnH2n होता है। ये आपको जो होता है आपको डबल बॉन्ड द्वारा, डबल डोन हो तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल हो तो एल्काइन होगा, और सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन होगा। एल्केन, एल्केन कब होगा तो आपको सिंगल बॉन्ड, आपको इस तरीके से मीथेन बोले, मीथेन बोले तो सिंगल बॉन्ड द्वारा होता है। इस तरीके से आप कहोगे तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन हो जाएगा डबल बॉन्ड, एल्काइन होगा ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन होगा सिंगल बॉन्ड। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीनों का फॉर्मूला पूछता है तो तीनों का फॉर्मूला भी याद रखना आपको। CnH2n+2 होता है, ये आपको एल्केन होता है, एल्कीन का होता है CnH2n होता है, H2n होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे एल्काइन का, CnH2n-2 होता है। तो आपको एल्केन में होता है आपको सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। चलिए मजबूत कौन सा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा बताओ, ये कौन होगा, सिंगल होगा, सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा।
इसमें से कौन सा होगा, यानी कि कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मजबूत बॉन्ड होगा, एल्केन होगा, एल्काइन होगा या एल्कीन होगा, यानी सिंगल वाला, डबल वाला, ट्रिपल वाला। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? सबसे मजबूत होता है, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 72, C6H, आपको 6 क्या होता है? C6H6 को क्या कहा जाता है? C6H6 आपको H6 क्या होता है? H6। इसका फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का। बेंजीन किस तरीके से बनता है? इस तरीके से आपको इसका देखो, बेंजीन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा आपको हाइड्रोजन लगा रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन, और आपको कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। यहाँ पर देखोगे पाई बॉन्ड जो होता है कितना होता है? पाई बॉन्ड जो होता है वो आपको पाई बॉन्ड 3 होता है, और सिग्मा बॉन्ड आपसे सिग्मा माने सिंगल बॉन्ड जो होता है 12 होता है। इस तरीके से आपको पता भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे बेंजीन कहा जाता है। इसको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 73 देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहां जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहां किया जाएगा? ये चलिए बताइए। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, या सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहां होगा? बहुमूल्य वस्तुओं को काटने में। बहुमूल्य कठोर जो वस्तु होता है उसको काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। सिलिकॉन का प्रयोग कहां होता है? सोलर सेल में होता है। सोलर सेल में होता है, आप देखिएगा सोलर सेल में होगा। चिप बनाने में, मोबाइल के चिप बनाने में, बैटरी आपको चिप बनाने में किया जाता है मोबाइल का, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहला वेस्कुलर संवहनीय पादप कौन सा है? पहला वेस्कुलर पादप यानी संवहनीय पादप कौन सा इसमें से बताना है। तो आपको जो हो जाएगा वेस्कुलर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन आएंगे? पेड़ पौधे आ जाएंगे ना आपके, पूर्ण रूप से विकास जो होते हैं, एंजियोस्पर्म, जियोस्पर्म, ये आ जाएंगे। थेलोफाइटा के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक आएगा, फफूंदी आएगा, जो झाड़ू वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, काई आ जाएगा। इसके अंतर्गत इसका कोई भी पत्ता होता है, जड़ या जो टहनी होता है, ये कुछ नहीं होता है। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत छोटे छोटे आ जाते हैं, यानी कि उसमें आपको दिखिएगा कि पत्ते उत्ते होते हैं, झाड़ी टाइप के होते हैं। इस तरीके से टेरिडोफाइटा जो होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म आपको जो होते हैं, यानी आवर्तबीजी होते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप कहिएगा तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, यानी पहला वेस्कुलर संवहनीय पादप। वेस्कुलर पादप किसे कहा जाता है? जिसमें आपको जाइलम उत्तक हो, फोलम उत्तक हो, समन्वय उत्तक हो, जहां से आपको पानी या खाना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से लगाना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई माने आसान क्वेश्चन है, इसे देख के लगाइए क्या इसका आंसर होगा। बीज अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता है, यानी होना ही चाहिए। अनिवार्य विशेषता माने ये होना ही चाहिए, अनिवार्य है, कंपलसरी है। कौन सा कंपलसरी है? चलो बताओ सर जी, इंग्लिश में भी ऑप्शन बता दीजिए। किसका ऑप्शन बता दें इंग्लिश में? बस अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, बस आपको 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 10 मिनट का खेला है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आपका अपना घर, मेरा अपना घर। मेरा तो अपना घर ही नहीं है, मेरा तो यही घर है। चलो हाँ, चलो देखते हैं। आप लोग अलग अलग आंसर लगा रहे हो, आपको पता चलेगा अब क्या होता है। बीज के अंकुरण के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या होता है? आपको अंकुरण करेगा तो आपको चाहेगा, चाहिएगा, क्या चाहेगा भैया? जल होगा। क्या होगा? जल। H2O चाहिए ही चाहिए, बिना जल का कहां से अंकुरण कर पाएगा, ठीक। तो बीज के अंकुरण के लिए जल। आप कहोगे सर जी मिट्टी में करेगा, तो मिट्टी नहीं भी रहेगा तो आपको कर सकता है। बिना मिट्टी के का पौधे नहीं उगते हैं ना। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स पौधे उगाने की तरीका है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? जल में पौधे उग जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कौन कीट नहीं है? इसमें कीट नहीं होता है, ये बताइए कौन सा कीट नहीं है? तो कीट नहीं होता है बिच्छू। बिच्छू एक कीट नहीं है, ये अर्थोपोडा है। और अर्थोपोडा जो होता है, अर्थोपोडा जो होता है, अर्थोपोडा, इसमें क्या होता है? अर्थोपोडा में जो अर्थो मैंने होता है पैर, पोडा मैंने ज्वाइंट होता है, पैर ज्वाइंट होता है आपको धड़ में, और ये क्या हो जाएगा? बिच्छू आपको उसी के अंतर्गत आएगा। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ये कीट के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, सर्प के विष दंत पॉइजन फंक्स होते हैं। सर्प के जो विष दंत होते हैं, सपवा जो होता है गड़ा देता है आपका विष दंतवा, ये क्या होता है? जीविका दंत होता है। जीविका दंत होता है वो आपको दंत में बदल जाता है, असल में वो जीव होता है जो कि दांत में बदल जाता है, इसे जीविका दंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन के समान होते हैं? किसमें आपको देखिएगा वायवीय श्वसन हो और अवायवीय श्वसन में समान होते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन जो होता है ग्लाइकोलोसिस में समान होता है, ग्लाइकोलिसिस में समान होता है, वायवीय हो अवायवीय श्वसन हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है आपको बताना है। तो अलैंगिक प्रजनन किसमें देखने को मिलता है? आप देखिएगा तो कम विकसित जानवरों और पौधों में देखने को मिलता है, जिसमें विकास कम हुआ हो उसमें यह अलैंगिक जन्म देखने को मिलता है। एक उसके जीवों में भी देखने को कम मिलता है, आपको अलैंगिक जनन होता है। एक उसके जीव में तो अलैंगिक जनन होगा ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। एक उसके जीव मतलब कि आपको कहा जाए परक्रियोटिक कोशिका के अंतर्गत कह सकते हैं, जिसमें आपको एक कोशिका का बना होता है, पूरी तरीके से विकास भी नहीं होता। प्रोटोजोआ भी आपको एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मानव
शरीर का कौन सा ग्रोथ पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव से नियंत्रित करती है? यानी मानव शरीर का जो ग्रोथ होता है ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है ना, बढ़ाने वाला, आपके ग्रोथ बढ़ाने वाला, उसको भी नियंत्रित करता है। ये बताना है ये कहां से होता है। चलिए, इसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैसे आपके शरीर का मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस गर्मी, प्यास, भूख, ये सब का आपको नियंत्रित करती है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे कहा जाता है फाइट एंड फ्लाई, यानी मारो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो गलगंड रोग के लिए कम निकलेगा तो गलगंड रोग हो सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है तो उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस होगा, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मानो स्पाइनल कोलम हड्डियों में बना होता है, तो मानो स्पाइनल कोलम यानी कितने हड्डियों से बना होता है? तो स्पाइनल जो बना होता है, स्पाइनल कोड, ये आपको देखिएगा ये 33 हड्डियों का बना होता है। किसका बना होता है? 33 हड्डियों का। ऑप्शन के अनुसार क्या लगाएंगे हम? 33 हड्डी लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वायरस होते हैं, वायरस जो होते हैं वो कैसा होते हैं? वायरस क्या कोशिकीय जीव होते हैं? नहीं, कोशिका नहीं होता वायरस। वायरस मृत में भी आपको, जीव जंतु दोनों में आपको काम आ सकता है। तो सेलुलर नहीं होते, ए सेलुलर होते हैं, यानी अकोशिकीय जीव होते हैं। ये मृत में भी काम आपको बढ़ सकते हैं, और आपको मृत में मतलब कि मृत के रूप में कर इनको क्रिस्टल के रूप में आपको रखा जा सकता है करोड़ों साल तक, ठीक ना। और जीव जैसे ही जीवित वस्तु में इनको डालेंगे ये विकास करने लगते हैं, ठीक ना। तो ये आपको अकोशिकीय जीव होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी में हम वायरस का अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे में पोषण प्राप्त करता है? ये बताना है निम्न में से कौन सा एक है जो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कसकुट्टा, ठीक। कसकुट्टा जो होता है ये क्या करता है? आपको परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कसकुट्टा इसका नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सा समस्या पैदा हुई है? जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रहा है, भारी वृद्धि हो रहा है, तो इनमें से कौन सी समस्या पैदा हुई है आपको बताना है। जनसंख्या में भारी वृद्धि से पैदा हुई है, ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं और CO2 मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जो है पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट कर देखिएगा घर बना रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण से देखिएगा ये सभी के सभी चीजें देखने को मिलती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए बताइए, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ? जीवन की उत्पत्ति जो हुआ है सबसे पहले ये जल में हुआ है। किसमें हुआ है? जल में हुआ है। और जीवन की उत्पत्ति में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बनिक पदार्थ से ही जीवन की उत्पत्ति हुआ है। जीवन उत्पत्ति नामक ओपरिन, ओपरिन ने ही कार्बनिक पदार्थों को भी कारण बताया था कि कार्बनिक पदार्थ से ही हमारा जीव जंतु जो है बने हुए हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो होते हैं यानी खून का कैंसर होते हैं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल में क्या होने लगता है? काफी ज्यादा व्हाइट ब्लड जो सेल होता है, जिसे WBC कहा जाता है, जिसका जीवन काल 2 से लेकर 5 दिन तक होता है, इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। हमारे जो ब्लड होते हैं ना स्तनधारी में, ब्लड जो होते हैं RBC जो होते हैं, RBC में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, लामा और ऊंट के छोड़कर। लामा और ऊंट में पाया जाता है, आपके हमारे आपको नहीं पाया जाता है, आप देखिएगा RBC में, जिस कारण से RBC विखंड आपको केंद्रक होगा ही नहीं, तो केंद्रक में विखंडन ही नहीं होगा। लेकिन WBC के केंद्रक पाए जाते हैं, और इसी केंद्रक में अचानक आपको विखंडन होने लगता है। अचानक ये देखिएगा एक गांठ के रूप ले लेता है, आपको ज्यादा आपको देखिएगा कि विखंडित होकर अनियमित रूप से, ठीक ना। इसे ही क्या कहा जाए? लुकुमिया कहा जाता है। लुकुमिया क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर को कहा जाता है, और ये व्हाइट ब्लड में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या आपको अंतर हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा और आपको, परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो जैसे चंद्रमा से हम उठाकर पृथ्वी पर लाएंगे उसका भार बढ़ेगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भार पर प्रभाव पड़ता है। भार किसे कहा जाता है? वेट को। वेट बराबर क्या होता है? mg। और जी पर प्रभाव पड़ता है। जी जो होता है ये आपको स्थिति के अनुसार बदलता है, लेकिन आपको द्रव्यमान सेम रहता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकाला जाए तो कौन सा बल लगेगा, ये आपको बताना है। हम दूध देखेंगे, दूध माठा जो होते हैं, दही होते हैं, उसको हम घटते हैं, ऐसे ऐसे घटते हैं तो क्या होता है? उसमें एक बल बाहर की तरफ काम करता है, जिसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। इसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। और इसे ही देखिएगा, इसी के कारण आप देखिएगा
रखिएगा कि जो वॉशिंग मशीन होते हैं उनका भी जो कपड़ा डाला जाता है अब केंद्रीय बल के कारण ही वो बाहर की तरफ मैल फेंक देते हैं और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अब केंद्रीय बल होगा। अभी केंद्रीय बल क्या होता है, जैसे आपको सूरज होगा उनके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये कौन से बल के कारण लगा रहे हैं, अभी केंद्रीय बल के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी माफ करना ए हो जाएगा। अब केंद्रीय बल होगा, इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, एक छदम बल होता है। क्वेश्चन नंबर 89, किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए 4% तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो किसी सरल लोलक का हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट में एल बटा में जी होता है, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, रूट में क्या कर रहे हैं हम, किसको बढ़ा रहे हैं, हम 4% लंबाई को बढ़ा दे रहे हैं, यानी रूट में 4% लिख लो और यहां से आपको क्या करो, नीचे आपको जी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 जो निकलेगा रूट से बाहर वो क्या निकलेगा, 2% के रूप में निकलेगा। तो क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ा रहे हैं लंबाई इसलिए बढ़ जाएगा, लेकिन 4% बढ़ाएंगे तो 2% निकलेगा, यानी 4 गुना करेंगे तो 2 गुना निकलेगा रूट से बाहर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का प्रयोग करते हैं। अगर आपको उड़ान पथ है यानी उड़ रहे हैं, चमगादड़ कौन सा तरंग छोड़ेंगे, जाकर टकराएगा, फिर चमगादड़ उसे ग्रहण करेंगे और पता कर लेंगे कि भैया वो वस्तु कहां पर है। तो चमगादड़ जो आपको छोड़ते हैं वो तरंग जो होता है उसे कहा जाता है पराश्रव तरंग, और पराश्रव तरंग जो होता है ये कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 जो हर्ट्ज होता है इसके ऊपर के तरंग को क्या कहा जाता है, पराश्रव तरंग कहा जाता है। ये जो डॉल्फिन होती है ये भी आपको छोड़ती है पराश्रव तरंग, और पराश्रव तरंग के कारण ही देखिएगा एक आपको युक्ति बना है जिसका नाम है सोनार। सोनार क्या करता है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग होता है, समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। रेडियो तरंग में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है जिसे रडार कहा जाता है। रडार में क्या किया जाता है, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आसमान में उसकी वस्तुओं को पता लगाता है, इसे भी याद रखिए। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक देखिएगा हमको ध्वनि सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज से लेके कितना, 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि हमको सुनाई देता है। और ये देखिएगा अब 20 हर्ट्ज के नीचे की जो ध्वनि होता है, 20 हर्ट्ज के नीचे की जो ध्वनि होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अश्रव ध्वनि। अश्रव ध्वनि कहा जाता है, इसे याद रखिए, अवश्रव ध्वनि कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। हम लोग श्रव ध्वनि आपको होता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। अब पराश्रव कौन होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि पराश्रव होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए अश्रव दिया है, अश्रव क्या होगा, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होगा, नीचे के ध्वनि होगा, ठीक। हम लोग देखेंगे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि सुनेंगे, जिसे श्रव होगा, ऑडिबल ध्वनि होगा। और पराश्रव कौन होगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हो जाएगा, उसे पराश्रव कहा जाएगा। अब 20,000 हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आवृत्ति ऊर्जा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा है। तो किसमें ऊर्जा ज्यादा होगा, पराश्रव तरंग में। तो पराश्रव तरंग का प्रयोग किया ही जाता है एक किरण पुंज के रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेजने में। क्वेश्चन नंबर 91, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से देखिएगा अधिक हाथ जल जाएगा उतना ही टेम्परेचर पर, जबकि जल उबलेगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है, लेटेंट एनर्जी। जब एक आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उष्मा बदल आपको देखिएगा अवस्था बदलता है तो उसमें आपको एक एनर्जी छिप जाता है जिसे कहा जाता है लेटेंट एनर्जी, गुप्त उष्मा। चलिए, नींद आ रहा है, बस खत्म होने वाला है आपका क्वेश्चन आज आपको देखिएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। आ गया क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे आपको खाने वाला सोडा कहा जाता है, ये बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2 अब करना NaCO3, इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा कहा जाता है वॉशिंग सोडा को, धोने वाला सोडा को। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है ये बेरियम के कारण होता है। बेरियम के कारण क्या होता है, हरा रंग होता है, हरा होता है। स्ट्रेंशियम के कारण क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है। सोडियम के कारण कितना होता है, येलो होता है, पीला होता है, यानी पीला होता है, पीला होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीला किसके कारण होता है, नीला जो होता है ये कॉपर के कारण होता है, इसे भी याद रखिए। ये सब आपको जो होता है आतिशबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 94, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। सिगरेट लाइटर में एक ज्वलनशील गैस होती है, हल्का गैस होती है, और इसका क्या नाम है, ब्यूटेन नाम है। ब्यूटेन को भरा जाता है। सीएनजी के किस गैस को कहा जाता है, आपको मीथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। ब्यूटेन प्रोपेन किस में भरा होता है, पीटेन और प्रोपेन दोनों जो गैस देखने को मिलता है ये किसमें मिलता है, एलपीजी में देखने को मिलता है। किसमें, एलपीजी में, ठीक, इसे भी याद रखिए। चलिए, सिगरेट लाइटर में तो कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन भरी होती है। ब्यूटेन होगा लाइटर के लिए। चलिए, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन दिया है, अच्छा ठीक। कौन सा,
सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस सोडियम कार्बोनेट को धौन सोडा कहा जाता है। हम कहें कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, सॉरी, तो मैंने आपको वही बताया, बस आंसर आपको इधर से उधर हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बाइकार्बोनेट होगा तो इसका हो जाएगा NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो भाई फॉर्मूला लिखकर बताया था। अगर बाय द वे मान लो कि टंग मिस्टेक हो जाता है, फिसल जाता है, तो उसका बात को समझा करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन हो गया, यानी ब्यूटेन यहाँ पर दिया हुआ है, ब्यूटेन सिगरेट लाइटर में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 95 प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, छपेगा ही छपेगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एथिलीन एक हार्मोन होता है जिससे फल पकाया जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक किसे कहा जाता है? जो आपको सजे सजे में आपको जो होता है, जो ब्यूटिशियन लोग लगाते हैं, एरोमेटिक कहा जाता है। जो पाउडर हुआ, जो आपको काफी महंगा महंगा आपको जो होता है, क्रीम होता है, या काफी महंगा महंगा जो आपको सजावट आता है, उसे एरोमेटिक कहा जाता है। सो एरोमेटिक जो होता है उसमें आपको मुख्य रूप से किसे राजा कहा जाता है? एरोमेटिक का जो मिला रहता है, और अगर उसका प्रतिशत ज्यादा हो जाता है तो वो कैंसर का भी कारण बन जाता है। क्या बनता है? कैंसर का भी कारण बन जाता है। ठीक, तो कौन सा होता है भाई? ये होता है आपका बेंजीन, C6H6। बेंजीन को क्या कहा जाता है? एरोमेटिक का राजा कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। इससे याद रखिएगा बेंजीन को। सर आप खाना कितने बजे तक खाते हैं? 11 बजे तक तो क्लास ही लेते हैं। तो देखो मेरा रूटीन जो है खाना खाने का ये है कि क्लास लेने के बाद आधा घंटा पहले आराम करेंगे, और फिर क्लास लेने के बाद नहाएंगे, यानी स्नान करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। वही रूखा सूखा रोटी गुड़ जो भी है आपको आदमी खाएगा, फिर क्लास की तैयारी करेगा। रात को 3 बजे तक जगा जाएगा, फिर रात के 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह जगते हैं। आपको 8 बजे, 6 आपको या 7 बजे, जब भी आपको समय मिलता है 7 बजे भी जग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कम से कम 4 घंटा 5 घंटा हम सो ले। फिर जगेंगे, क्वेश्चन तैयार करना है, फिर क्लास कराना है, फिर लग जाना है। फिर आपको खाना जो मिलता है, फिर आपको देखिएगा आप लोग का तेरी यादें क्लास कराने के बाद जो बीच में समय मिलता है, उसी बीच में नहाना है, धोना है, खाना खाना है, फिर क्लास कराना है। यही सिलसिला चालू होता है, यही सिलसिला चलेगा आप लोगों के एग्जाम तक। फिर उसके बाद तो मेरे पास समय है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल की शुद्धता जो मापी जाती है, या पेट्रोल सबसे बेस्ट माना जाता है, वो किस कारण से? उसमें आपको क्या उपस्थित होता है? उसमें ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन है, सीटोन संख्या आपको डीजल के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीटोन संख्या किसकी शुद्धता मापेगी? आपको डीजल की। और आपको पेट्रोल की कौन मापता है? ऑक्टेन संख्या मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? इसे लाल जो है रक्त कणिका कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल कहा जाता है। रेड ब्लड सेल को आपको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी जो होता है, रक्त जो होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? ये 120 दिन तक होता है, 120 दिन तक। आरबीसी के कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है पलिहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी जो बनता है आपको बोन मैरो में बनता है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये, और इसे क्या कहा जाता है भैया? ये ऑक्सीजन के परिवहन करने वाला कहा जाता है, और इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सो मनुष्य के शरीर में वैसे पूछे आपको, ओवरऑल पूछे तो ऑस्ट्रिच एग हो जाता है, आपको शुतुरमुर्ग की अंडा हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य के शरीर में पूछता है तो आपके शरीर में बात कर रहा है, उसमें अंडाणु होता है, ओवम। ओवम किसमें होता है? फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में। ये सबसे आपको बड़ा होता है। ठीक, सबसे छोटा होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म होता है। जो स्पर्म जो होता है शुक्राणु जिसे कहा जाता है, वो सबसे छोटा होता है, जो मेल में उत्पन्न होता है, वो छोटा कोशिका होता है। और सबसे लंबी कोशिका शरीर की कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ये सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका अंडाणु। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियों के अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में पूछे ये पूरा खोपड़िया तो 29 हड्डी पाया जाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। अगर बचवा जन्म लेता है तो 300 हड्डी होता है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है हड्डी के गैप बड़ा आपको खत्म होते चला जाता है, और 206 हड्डी बच जाता है। ओवरऑल कितना हड्डी बचता है? 206। तो 206 होता है। जो फीमर की हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, और वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो स्टिपिस की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए सर जी प्लीज, मेरा एग्जाम 3 का दे दिया है सर, क्वेश्चन हार्ड नहीं न देगा? अगला बार फिजिकल नहीं हुआ था,
तो इस बार फिजिकल में जाओ, अच्छे से निकालो फिजिकल। अरे जो पहले निकाल चुका है एग्जाम, उसको काहे डरने की जरूरत, हमको ना समझ में आ रहा है। फालतुआ का डर तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। कैसे हो सकता है दर्द सब पर? रिवीजन करो, तेरी यादें सीरीज रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, 3 तारीख को एग्जाम है, तो आराम से तैयारी करो, एग्जाम निकलेगा। हड़बड़ाना क्या है, आराम से करो तैयारी। सर क्या पी रहे हैं, सर क्या पी रहे हैं अनमोल? अरे पागल, ये पी रहे हैं ना, ये संतरा वाला जूस है, ओआरएस। ओआरएस होता है ना, ओआरएस वही पी रहे हैं ना। एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा गला भी ठीक हो जाता है, नहीं तो बैठ जाता है, तो इसलिए ओआरएस का घोल पी रहे हैं। किंग ऑफ गोपालगंज, चुपचाप जाओ, अब सो जाओ, ना तो कल सुबह टेस्ट है, हम तुमको बताएंगे बढ़िया से, किंग बनना छोड़ा देंगे हम तुमको, नहीं बढ़िया नंबर लाए तो चुपचाप जाओ, अब आराम करो, लगा लिए क्वेश्चन, और जब आराम करो। तेरी आड़े में आपको 5वां पार्ट जैसे ही साइंस का हो जाता है, आपको डाल दिया जाएगा इसका पीडीएफ। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा हरे रामा। फिर मिलेंगे अगले जन्म में, नहीं अगले नहीं, इसी जन्म में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे फिर, तो अपना ध्यान रखिएगा ठीक ना, और तैयारी करते रहिएगा, और रिजल्ट देना है इस बार। खाना खुद बनाते हैं अमित भैया, हाँ मोर बबुआ, खाना खुद बनाया जाता है, खाना खुद से थोड़े ना बन जाता है, उसको बनाना पड़ता है। ठीक, चलो। व्हाट्सएप लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर आपको छोटा छोटा नोट्स डाला जाता है। बहुत अच्छा, अभिषेक वर्मा बहुत अच्छा स्कोर किए हो। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, जय हिंद।